Good morning everyone. Welcome to Unacademy CA Final. So finally we are here live. I hope you guys are doing amazing. So yesterday we had a session on Audit Mahasangram live revision. Jahan par we did accounts of company dividend investigation. Auditors are pending, we'll do it today. I hope things are fine at your end. All the people who have not yet subscribed to our channel, kindly subscribe it. एंड जिन्होंने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं की है कृपया करके डाउनलोड कर लीजिए. नवंबर 20 वहां पर पास पेपर्स, मॉक पेपर्स, आरटीपीज, क्वेश्चंस, प्रोफेशनल एथिक्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एलओडीआर सब अनअकैडमी ऐप पर है. सो हैव टू गो टू माय प्रोफाइल एंड सी ऑल द लेक्चर्स. May 21 एंड ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट स्टूडेंट्स. अगर आप घर पर हो या अगर आप ऑफिस भी जा रहे हो, रेगुलर क्लासेस शुरू हो चुके हैं सुबह और शाम को डिपेंडिंग अपन आर्टिकल शिफ्ट टाइमिंग, उनको कंसिडर करते हुए. सो काइंडली you have to join a plus course. So when you take a plus course, when you take a plan as per your attempt, 1 month, 3 months, 6 months, 12 months, 24 months, kindly use the code ABCA. When you use the code ABCA, you'll get 10% discount. Good morning everyone. Finally we are live after a little bit of confusion there. All good guys. Good morning everyone. हमारे कल वाले आ गए, कुछ नए बच्चे भी आज ज्वाइन हो जाएंगे. Let's see, today we have to reach 200 people pan India. I want 200 people to be there with me studying CA final audit. Audit का जो फोबिया है लोगों का दूर कर देंगे अब. People who are regular with me, उनका तो I think थोड़ा सा दूर हो गया होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा होगा. Hi Dev, how are you? अभी सबको अलर्ट गया होगा. Let's wait for 1 minute so the people would join. How was yesterday's session guys? कैसा रहा कल का, कुछ बताइए, अपडेट कर दीजिए. सब आ रहे, पब्लिक धीरे धीरे अपनी जनता ज्वाइन हो रही है. This is my first class. Can I join? First go out of the class, हाथ आगे लीजिए, परमिशन लीजिए, फिर आपको अंदर लेंगे हम. रोर गेमिंग बेटा कल था ना तू यार, कल था तू. So guys, today the target is PSU, NBFC's peer review, RAP, insurance. Yes, Ketan, come in. Devansh, come in. सब मेरी क्या के ले रहे अभी. नमन, थैंक यू फॉर द चॉकलेट. पर यार नमन मेरे को बताओ ना यार, मतलब ऐसा कौन देता है. नमन ने एक चॉकलेट दी परसों ऑफिस में, उसमें लिखा था आई मिस्ड यू. मतलब मैं चला गया हूँ, कह रहे किधर. हाँ देख, सब बच्चों को थर्मल स्कैनिंग करके ले क्लास में. गुड मॉर्निंग एवरीवन. Let's wait for others to join. We'll start the session in like 1 minute. Kindly open your book, notes, ICI model, whatever material you have, any of your author. तो शुरू करते हैं अपन सेशन को. सो ऑडिटर्स टुवर्ड्स एंड ले लेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, ठीक है, उसमें क्विकली करा दूंगा. अभी अपन पहले शुरू कर रहे हैं. वी आर स्टार्टिंग विद PSU ऑडिट. PSU ऑडिट. So guys, this is the plan. 1 month, 3 months, 6 months, 12 months, 24 months. Use the code ABCA to get discount. Kindly open PSU audit in your book. PSU audit we are doing. Okay guys, let's start. So open your module or your any study material or notes. We are starting with PSU audit. ठीक है. Let's go with quick revision कि इसमें क्या काम का है, क्या काम का नहीं है, आपको बता देता हूँ. सुपर शॉर्ट चैप्टर आता ही है, रिपीट होता ही है. ये
4 से लेके 6 मार्क का एक क्वेश्चन मिलेगा। वेरी रिपीटेड क्वेश्चन था। सप्लीमेंट्री ऑडिट वाला आंसर बता दूंगा कौन सा है वो। सप्लीमेंट्री ऑडिट वाला आंसर बहुत बार रिपीट होता है। फिर वो या फिर परफॉर्मेंस ऑडिट अगेन इकोनॉमी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस वाला आंसर बहुत रिपीटेटिव है। ठीक है गाइस, वी आर स्टार्टिंग। जो बच्चे सो रहे हैं उनको उठा दीजिए, जिसे ज्वाइन कर ले। देखो कुछ ऑब्जेक्टिव से पहले आपको बता देता हूँ क्या है वो। एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट। पीएससी ऑडिट में कुछ एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट होगा, आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पर कुछ पार्टीज इन्वॉल्व होती है। एक होता है ऑडिटर, एक होता है रिस्पॉन्सिबल पार्टी, एक होता है इंटरनेट यूजर्स। ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, इंटरनेट यूजर्स। ऑडिटर जो ऑडिट करने का आएगा, ठीक है, कैग भेजता है या कैग खुद जाता है। रिस्पॉन्सिबल पार्टीज कौन होगा वो? टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट। कौन होगा वो? टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट। थर्ड, intended users. It is basically individuals, organization or classes thereof for whom the auditor prepares the audit report. So when you open a module in the starting आपको दिखेगा 3 चीजें कि भैया इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व है। एमसीक्यू में काम आएगा ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबल पार्टीज, इंटेंडेड यूजर्स। ठीक है। Now there are certain definitions here. Again, only for the purpose of MCQ, no theory answer. आपकी बुक में भी होगा, देख लीजिए, तो मॉडल में मिल जाएगा आपको। Dash refers to the information, condition और एक्टिविटी दैट इज मेजर्ड और इवेल्युएटेड अगेंस्ट सर्टन क्राइटेरिया। आप सीए बनोगे प्रोवाइड आपको वहां पर 200 मार्क आना चाहिए एंड 40 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। ठीक है। नाउ व्हाट आर क्राइटेरिया? क्राइटेरिया आर द बेंच मार्क्स यूज्ड टू इवेल्युएट द सब्जेक्ट मैटर। क्राइटेरिया आर योर मार्क्स बेसिकली। ठीक है। सीए फाइनल इज द सब्जेक्ट मैटर। सीए फाइनल सीए बन जाओगे आप एंड क्राइटेरिया इज योर मार्क्स। नेक्स्ट, सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। अब ये कुछ दोनों कॉमन। व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन? रेफर्स टू द आउटकम ऑफ इवैल्यूएटिंग और मेजरिंग सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया। सो अगेन डेफिनेशन में काम आ सकता है आपको, एमसीक्यू में काम आ सकता है, बाकी कहीं भी काम नहीं आएगा। ओके। नेक्स्ट, अगेन एमसीक्यू पर्पस के लिए काम आएगा आपको बच्चों। ये एमसीक्यू पर्पस पहला क्या बोलते हैं? अटेस्टेशन एंगेजमेंट। अटेस्टेशन एंगेजमेंट मतलब अपना नॉर्मल ऑडिट, नॉर्मल अपनी जो ऑडिट होती है उसको फाइनेंशियल ऑडिट को बोलते हैं अपन। यार रिस्पॉन्सिबल पार्टी मतलब कौन हो गया बेटा? मैनेजमेंट। मेजर्स द सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट क्राइटेरिया एंड प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन मतलब वो एफएस इन ऑन विच द ऑडिटर गैदर्स आई टू प्रोवाइड रीजनेबल बेसिस फॉर एक्सप्रेसिंग ओपिनियन। मतलब क्या? फाइनेंशियल ऑडिट, स्टैट ऑडिट को बोलते हैं अपन। नेक्स्ट, व्हाट इज डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें अपन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स नहीं चेक कर रहे हैं, लॉ का कंप्लायंस चेक कर रहे हैं, प्रोप्राइटी के प्रिंसिपल्स चेक कर रहे हैं, इन डेप्थ चेकिंग कर रहे हैं वहां पर। इसको बोलते हैं अपन द ऑडिटर मेजर्स और इवैल्यूएट सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट अ क्राइटेरिया व्हिच इज कॉल्ड परफॉर्मेंस ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट। सो अगेन एमसीक्यू में आपको काम आ सकता है बच्चों, अटेस्टेशन एंगेजमेंट, डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट। अटेस्टेशन एंगेजमेंट बेसिकली योर ऑडिट, डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट इज बेसिकली योर कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, प्रोप्राइटी ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट। जो दूसरी जो ऑडिट है वो कहां जाएगी बेटा? डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट में। अगेन एमसीक्यूज गाइस, एमसीक्यूज। देन प्रिंसिपल्स ऑफ पीएससी ऑडिटिंग छोड़ सकते हो, कभी नहीं आया सक एग्जाम में। वेरी रिपीटेटिव। सो इन योर बुक आंसर निकाल लीजिए, ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग। एक आंसर होगा आपकी बुक में। ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग। तो देखो, अब ये नॉर्मल रिपोर्ट नहीं है बेटा, इसको याद करना पड़ेगा आपको। ये एज इट इज लिखना है। 4 मार्क का आंसर एग्जाम में आ चुका है। To facilitate the proper consideration, reports of CAG on audit of PSUs are presented to Parliament in several parts consisting of the following. Parliament, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है। पहला क्या है? Introduction containing a general review of the working results of the government. Working results मतलब आपका PNL कैसे काम हो रहा है उसका एक आपको जनरल रिव्यू बना के देना है। Introduction containing a general review of the working results of the government companies, deemed government companies and corporations. Number 2, results of comprehensive appraisal of selected undertaking conducted by audit board. Results of comprehensive appraisal of selected undertaking conducted by audit board. अब इसी को लिंक करते हुए आपको पॉइंट नंबर 4 दिखेगा, significant results of audits of undertaking not taken up for appraisal by the audit board. पॉइंट नंबर 2 में क्या बोलता है? taken by audit board. नंबर 4 में क्या बोलता है? not taken by audit board. थर्ड,
resume of company's auditors report submitted by them under the directions issued by CAG and that of comments on accounts of government companies. So भैया कंपनी ऑडिटर के रिपोर्ट पे आप जो नॉर्मल स्टैट रिपोर्ट है उस पर CAG अपने कमेंट मारता है, बेसिकली वो सप्लीमेंट्री है, ठीक है. तो ये 4 पॉइंट कंटेन होनी चाहिए, रट्टा मार के एज इट इज लिखना पड़ेगा. पहला आंसर क्या बोलता है, इंट्रोडक्शन कंटेनिंग अ जनरल रिव्यू किसका, ऑफ द वर्किंग रिजल्ट, कौन कौन सा का, गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन, डीम गवर्नमेंट कंपनीज. नंबर 2, रिजल्ट्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल ऑफ सिलेक्टेड अंडरटेकिंग कंडक्टेड बाय ऑडिट बोर्ड. फिर यहाँ पर ये बोल सकते हो रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट ऑफ सिलेक्टेड अंडरटेकिंग नॉट टेकन बाय द ऑडिट बोर्ड. तो पॉइंट नंबर 2 and 4 लिंक्ड है. 3 में क्या बोलना है आपको, रेज्यूम ऑफ कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट सबमिटेड बाय देम अंडर द डायरेक्शंस इश्यूड बाय CAG एंड द कमेंट्स ऑफ CAG. फिर for certain specified state, CAG submits a separate report that's commercial to the legislature, which for other state and union territories with the legislature, there is a commercial chapter in the main audit report. Commercial मतलब P&L बैलेंस शीट, जहाँ से उन्होंने प्रॉफिट कमाया होगा उसके एक अलग वर्किंग बना के देगा वो. State audit report contain both the results of audit appraisal of the performance of selected companies, corporation and individual instances of financial irregularities. अब यहाँ पर ये ज्ञान देना है. मेन जो आंसर है बेटा, मेन जो आपका ये 4 आंसर्स है, 4 पॉइंट जो है ये एग्जाम में आ चुका है. इसका कोड बनाया था गरू. पहला जनरल रिव्यू हो गया, ए से अप्रेजल्स हो गया, आर से रेज्यूम ऑफ कंपनीज ऑडिटर्स, यू से अंडरटेकिंग्स नॉट टेकन अप फॉर अप्रेजल बाय द ऑडिट बोर्ड. ठीक है, रिपीटेटिव आंसर. नेक्स्ट आंसर इज गाइस प्रोप्राइटी ऑडिट. नेक्स्ट आंसर इज प्रोप्राइटी ऑडिट. ठीक है. अब प्रोप्राइटी ऑडिट क्या होता है, दुनिया का पैसा ऐसा समझना चाहिए किसको, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, गवर्नमेंट मिनिस्टर्स को. जनता का पैसा ऐसा समझना चाहिए कि भैया वो खुद का पैसा है. जब आपका खुद का पैसा होगा आप उसको बहुत सोच समझ के खर्च करोगे. जब आपका खुद का पैसा उसको आप बहुत ही सोच समझ के खर्च करोगे, राइट. पर इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, द गवर्नमेंट मिनिस्टर उसको कुछ ज्यादा ही वो लोग अपना समझ लेते हैं. सो प्रोप्राइटी ऑडिट क्या बोलता है, यहाँ पर जैसे अगर आपको पता होगा नॉर्मल कंपनीज है, नॉर्मल कंपनियां बना के क्या चेक करते हैं, सर अभी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का बिल ला दीजिए, हम बैंक स्टेटमेंट से एंट्री चेक कर लेंगे. बराबर. टेलीफोन है, टेलीफोन का बिल ला दीजिए, बैंक स्टेटमेंट से अपन एंट्री चेक कर लेंगे. सर इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल ला दीजिए, सर हम बैंक स्टेटमेंट से एंट्री कर लेंगे. ठीक है. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है सर, वो भी हम चेक कर लेंगे. आप कोई बिल होगा ट्रैवल एजेंट वाले का, कोई टिकट होगा वो ला दीजिए. When you're talking about government company, government corporation, when you're talking about government company, government corporation, वो ये बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट एविडेंस आप चेक करते हो, अग्रीड. पर आप ये भी चेक कीजिए क्या वो जो खर्चा था, क्या वो जो खर्चा करना था वो लेजिट था कि नहीं था, मतलब वो जरूरत था कि नहीं था. आपको उसको खर्चा करने की जरूरत थी कि नहीं. अरे भैया आप प्लेन से क्यों गए मिनिस्टर, आप ट्रेन से भी तो जा सकते थे. ट्रेन का टिकट दे रहे, आप ट्रेन से क्यों गए, आप बस से भी तो जा सकते थे. अरे आप बस से क्यों गए, आप चल के भी तो जा सकते थे. अरे आप चल के क्यों गए, आप नहीं भी तो जा सकते. जरूरत था क्या वो खर्चा करने के लिए. सी अपन नॉर्मल कंपनी के क्या बोलते हैं, नॉर्मल कंपनी हमेशा क्या बोलते हैं, आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिल गया तो ऑर्डर इज सैटिस्फाइड, करेक्ट. बट व्हेन यू टॉक अबाउट गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन, हियर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं, substance of a form. Here you have to check whether that expenses was necessary or not. That is called as propriety audit. That is called as propriety audit. ठीक है. 4 मार्क का आंसर बेटा, 4 मार्क का आंसर. डिफाइन प्रोप्राइटी ऑडिट. ओल्ड सिलेबस आपके क्वेश्चन नंबर लास्ट 6 या 7 जो बनकर आता है उसमें आपको दिखता है शॉर्ट नोट्स ऑन प्रोप्राइटी ऑडिट. हाउ टू रिमेंबर, इट मींस वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस. इट मींस वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन किसके सामने, इन अकॉर्डेंस विद पब्लिक इंटरेस्ट, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट. इट मींस वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन अगेन 3 थिंग्स. कौन सा बेटा, पब्लिक इंटरेस्ट, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट. नंबर 2, इट फोकसेस ऑन सब्सटेंस ऑफ ट्रांजैक्शन रादर देन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. अरे खर्चा क्या ठीक है पर क्या वो जरूरत था, तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म जो अपन बोलते हैं, सब्सटेंस ओवर फॉर्म वो चेक किया जाता है. थर्ड, इट टेस्ट 3 प्रिंसिपल्स. कौन सा, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड फेथफुलनेस. फिर द ऑडिटर हैज टू चेक द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रूडेंस हैव बीन फॉलोड. ये अपन ने 3 देखा होगा आईपीसीसी में. द फर्स्ट वन वाज द गवर्नमेंट ऑफिशियल शुड यूज गवर्नमेंट मनी एज इफ इट इज देयर ओन मनी. एकदम आराम से खर्च करेंगे. दे शुड नॉट अब्यूज द अथॉरिटी. व्हेन आई से दे शुड नॉट अब्यूज द अथॉरिटी मतलब दे शुड नॉट मिसयूज द पावर्स. थर्ड, द मनी शुड नॉट बी यूज्ड ऑन अ पर्टिकुलर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. द मनी शुड नॉट बी यूज्ड ऑन पर्टिकुलर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. मतलब आप गुजरातीस पे पैसा खर्च कर रहे हो, महाराष्ट्र पे खर्च नहीं कर रहे हो, गलत है सर. आप कास्ट, क्रीड, रिलीजन के हिसाब से बाइफिकेशन नहीं कर सकते हो. हाँ, अगर मेरे को तुम बताओगे लिख के बच्चों पे खर्चा किया, बड़ों पे खर्चा नहीं किया, बच्चों पे खर्चा किया, बड़ों पे खर्चा नहीं किया, अलाउड है नॉट अलाउड, बताओ चल बे कि नहीं चल बे.
द मनी शुड नॉट बी यूज्ड ऑन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इसको ध्यान रखते हुए मुझे बताइए, बच्चों पे खर्चा किया, बड़ों पे खर्चा नहीं किया। अलाउड या नॉट अलाउड? इट इज अलाउड बिंदास। मिड डे मील प्रोग्राम्स हो गए, कोई हेल्थ की प्रोग्राम से चलेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, फीमेल पे खर्चा किया, मेल पे खर्चा नहीं किया। फीमेल पे खर्चा किया, मेल पे खर्चा नहीं किया, अलाउड या नॉट अलाउड? अलाउड, नॉट अलाउड? अलाउड है। अगर किसी को प्रॉब्लम है प्लीज चेंज योर जेंडर। अलाउड है, अलाउड है, ठीक है। सो गाइज 4 मार्क का आंसर प्रोप्राइटी ऑडिट। अलाउड है, अलाउड है, अलाउड है। सो देखो 4.4 मार्क का आंसर। अब आधे बच्चे क्या बोलते हैं, सर इतना छोटा सा आंसर है कैसा चलेगा, मजा नहीं आया सर, मजा नहीं आया। क्योंकि आधे लोगों को क्या है, सबको बीकॉम का आदत है। सर आप बता दो कितना पेज भरने का है, 4 मार्क के लिए कितना साइड भरने का, 8 मार्क के लिए कितना साइड भरने का। सर भरने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा, भर के आ जाएंगे हम। बेटा ज्ञान नहीं देने वहां पर, क्वांटिटी नहीं चाहिए इसे को, क्या चाहिए अपने को वहां पर, क्वालिटी। क्या चाहिए अपने को वहां पर, क्वालिटी। सो बॉस when you write this answer in your own handwriting which is like very shabby, you know it, ठीक है, it's a fact, so आपका आराम से एक साइड भरा जाएगा, एक साइड भरा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इतना ही लिखना है, कोई ज्ञान व्यान नहीं देने का है। अगर आप देखोगे मॉड्यूल में या ओल्ड सिलेबस के में बहुत लंबे लंबे ये लंबे लंबे आंसर दे रखे। भाई आईसीआई का स्टडी मटेरियल, आईसीआई की प्रिंटिंग प्रेस, उनको देने दो ना। पेपर में तो 4 ही मार्क का क्वेश्चन है, थोड़ी 16 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चुपचाप इतना लिख कर आ जाना। प्रदीप कुमार पनिग्रही, सॉरी इफ आई प्रोनाउंस इट रॉन्ग। प्रदीप कुमार जी आपका आंसर गलत है बेटा, आपका आंसर गलत है। नेक्स्ट, ओके, इनकेस किसी को कोई डाउट हो तो बिंदास पूछते रहना बीच बीच में। एलिमेंट्स ऑफ प्रोप्राइटी अंडर कंपनीज एक्ट 2013, हॉट फेवरेट क्वेश्चन, न्यू सिलेबस में आ चुका है ये भी। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ प्रोप्राइटी ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट 2013? सीधा मतलब कहानी का आएगा, ब्ला 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 है, ये कंपनी है, ये है, ऐसा वैसा। बताओ व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ प्रोप्राइटी ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट 2013? इसको बोलते हैं सेम है सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 143(1). कोड है अपना एलटी डाइस। 6 पॉइंट्स। एल से लोन्स एंड ट्रांजैक्शन, लोन्स, टी से ट्रांजैक्शंस, डी से डिपॉजिट्स, आई से इन्वेस्टमेंट्स, ई से एक्सपेंसेस, एस से शेयर्स। लोन्स एंड एडवांसेस, ट्रांजैक्शंस, डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट्स, एक्सपेंसेस, शेयर्स। अगेन आई से एल्टिडाइज, लोन्स, एडवांसेस, ट्रांजैक्शंस, डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट्स, एक्सपेंसेस, शेयर्स। किसने अगर 143(1) पढ़ रखा होगा उसको पता होगा ये चीज, ठीक है। इसको हाथ कर रीड कर लीजिए एक बार। Loans and advances, transactions, deposits, investments, expenses, shares, same as 143(1) एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। Let's proceed further. I think you are done on this. Okay, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। Propriety elements under, I mean propriety elements problems, ये देख लेते हैं। So it says it is a moral term। जैसे मैंने आपको बोला कि अपन बोलते हैं ना कि सर आप प्लेन से क्यों गए, आप ट्रेन से भी तो जा सकते थे, आप ट्रेन से क्यों गए सर, आप बस से भी तो जा सकते थे।
तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट ऑडिट में चल जाती है, गवर्नमेंट कंपनी की, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन की। बट अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करते हो, मतलब प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनी नहीं बोला, प्राइवेट सेक्टर मतलब रिलायंस हो गया, टाटाज हो गया, बिरलाज हो गया, सर वहां पर नहीं चलेगा, वहां पर डायरेक्टर बोल देगा इट सेव्स टाइम, बराबर। It is a moral term. It has inherent element of subjectivity. CAG has developed a norm for propriety of public funds, but it may not apply to the transaction of private sector. Normal companies में applicable नहीं हो सकता. So if the management formulas or norms of propriety, then the element of subjectivity will get reduced. Example: travel by air. It is feasible if it saves time. तो डायरेक्टर क्या बोलते हैं, टाइम बचा रहे हैं वहां पर. Then the judgment of auditor shouldn't be subjective. Again ये MCQ के लिए या फिर कोई केस इंटरप्रेट करने के लिए आ जाए, बट थियरी आंसर नहीं आता है. ठीक है. परफॉर्मेंस ऑडिट भाई बहुत ही काम की चीज है, परफॉर्मेंस ऑडिट. सो प्रोप्राइटी ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, रिपीटेटिव. Ritika, this an actual book of mine. It's not a notes. It's a book. परफॉर्मेंस ऑडिट, ठीक है. अब हम जब बात करते हैं परफॉर्मेंस ऑडिट, ठीक है, तो गवर्नमेंट बहुत जगह परफॉर्म करती है. कोई मुझे एग्जांपल देके बता पाएगा कहाँ कहाँ परफॉर्मेंस होती है? तनिक हमका बताइए, परफॉर्मेंस कहाँ होती है? कहाँ कहाँ खर्चे होती है बताओ मुझे गवर्नमेंट की. क्या कीजिए, आपका नहीं समझा कौन से वाले पॉइंट में, कैग वाले पॉइंट में, कौन से कैग वाले पॉइंट में? किसने लिखा है? कैंप्स, स्कीम्स, कौन से कैंप्स है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. और एग्जांपल दीजिए गाइस. All the people who have come for the first time, it's a live class going on, live streaming from Mumbai. People please drop a message, whatever I'm asking. Infrastructure और कहाँ खर्चा करती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट परफॉर्मेंस कहाँ करती है, जरा बताइए. अरे इंफ्रा के अलावा तो बताइए. सब बोल रहे हैं बचपन में जो सीखे थे ज्योग्राफी में, रोड वेज, वाटर वेज, रेल वेज, एयर वेज, डिफेंस में, एजुकेशन में, मेंटेनिंग मॉन्यूमेंट्स, ओहो हो, कंस्ट्रक्टिंग डैम रोड्स. रोड्स आर डैम ओनली, ठीक है. गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस, अपलिफ्टिंग ऑफ पुअर, अपलिफ्टिंग ऑफ पुअर, करेक्ट सही. क्या बोलते हो यार, शब्द आते कहां से ये सब चीजें? कोविड, ओहो हो. आई फील लाइक डांसिंग विद जॉय. क्या प्रेम है तुम्हारा गवर्नमेंट के प्रति. अरे सर रोड बनते हैं, ब्रिज बनते हैं, हाईवे बनते हैं सर, डैम बनते हैं, डैम और रोड दोनों बनते हैं, डैम रोड भी बनते हैं सर वहां पर. ठीक है सर. मिड डे मील प्रोग्राम होता है जहां पर दाल अलग पानी अलग होता है सर. ठीक है सर. वहां पर फिर वो दवाइयां भी देते हैं. अरे वो 2 बूंद जिंदगी की मारने आते वो लोग. करेक्ट. तो सर ये गलत है. आई मीन परफॉर्मेंस है गवर्नमेंट की, ठीक है, पर परफॉर्मेंस सबको पता है. हम नहीं बोलेंगे वी आर ऑन लाइव प्लेटफॉर्म. परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही उम्दा खेल रही है सरकार. ठीक है. नाउ एज एन ऑडिटर आपको क्या चेक करना है? एज एन ऑडिटर मतलब ऐसा क्या चेक करना चाहिए? ठीक है. इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. भाई ये 3 शब्द बहुत काम के हैं. इफेक्टिवनेस, ठीक है. इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस. पूरे आंसर में ये 3 ही घूमता है. इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस. पूरे आंसर में 3 ही घूमता है. इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. ठीक है. अब सुनो, तुम लोग ने क्या किया? अरे यार ये हिल गया है. एक सेकेंड ना. ये हो रहा है. बाबू बाबू उकरा.
सॉरी गाइस. सो हियर इट इज इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनना भी. सो हाउ टू रिमेंबर दिस आंसर? इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. एवरीथिंग इज परफेक्ट नाउ. ये प्यार वाली स्माइली कौन भेज रहा है मेरे को? ये फाइनल स्टूडेंट, व्हाट्स योर गुड नेम बेटा? सुना भी इधर. इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस. अब कैसा होता है, आप लोग बैठ के क्लास देख रहे हो मेरी फ्री में, इकोनॉमिकल, क्योंकि महंगी वाली क्लास तो तुम ज्वाइन कर लेते पहले ही, बराबर. जहां पर आपको लग गया है शायद आपको लग गया है चूना लोग कर लेते. ऑडिट 2-2.5 साल पहले ही करके करना है ना, मतलब करके खत्म करना है अपने को. कितना प्रोडक्टिव था वो तो याद नहीं है सर, साल भर पहले किए थे, कुछ भी याद नहीं हमको. ठीक है, इकोनॉमी. अब 3 घंटे की क्लास में कितना ध्यान तुम्हारा क्लास में था, कि मोबाइल में था, कि इंस्टाग्राम पे था, ठीक है, कि तुम्हारा ट्विटर पे था, कि स्नैपचैट पे था. आधे बच्चे तो या टेकिंग अ स्नैप सेल्फी और ट्रेंडिंग लाइव विद एबी स्टोरी करते. बहुत सारे बच्चे ऐसा ही भी मेरे को भी टैग कर देंगे, अरे अटेंडिंग क्लास, दुनिया को बता रहे हम पढ़ाई कर रहे हैं. अब दैट इज कॉल्ड एज एफिशिएंसी. 3 घंटे में तुमको कितने चैप्टर्स याद होते हैं? ठीक है. तीसरा, अब भैया ये पढ़ के तुम एग्जाम में पास हो गए कि नहीं हो गए? पास हो जाओगे, दैट इज इफेक्टिव. एग्जाम में क्लियर हो जाओगे तो अच्छी बात है, दैट इज इफेक्टिवनेस. 3 ई है, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस. जो आपने चीज ली है पैसे के अनुसार सही है कि दैट्स इकोनॉमिकल. दैट्स इकोनॉमिकल. आपने जो सोचा था इतना प्रोडक्ट बनना चाहिए, उस लेट अस रॉ मटेरियल, उस रॉ मटेरियल से इतना प्रोडक्ट बनना चाहिए, वेस्टेज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. एफिशिएंसी, जितनी वो प्रोडक्ट जो बनी है वो इफेक्टिव होनी चाहिए, मतलब आपको इतना रेवेन्यू देके जाए, दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिवनेस. मैंने पढ़ाई की, मैंने लाख रुपए दिए सीए फाइनल की कोचिंग के लिए, वेदर इट वाज इकोनॉमिकल. नंबर 2, मैंने लाख रुपए दिए, साल भर क्लास जाना था, मैं साल भर कितनी बार गया, कितनी बार ऑफिस के चक्कर में छोड़ दिया. ठीक है, दैट इज मतलब मिस कर दिया. नहीं, मेरे बॉस के चरण मेरे को जाके छूने हैं, साफ सफाई करनी है. ठीक है, वो मेरा हो जाता है. जैसे वो सुनता हूँ ना मैं आर्टिकल से, हो जाता है कुछ तो अंदर से. हमको सर शटर हम लोग को ही खोलने का, कैबिन हम लोग को खोलने का, बॉस का कुर्सी भी हम लोग को साफ करना होता है सुबह 9:45 पहुंच के, तो बच्चे क्लास मिस कर देते हैं. ठीक है, वो होते हैं ऐसे बच्चे, पूरे इंडिया में ऐसे बच्चे. ठीक है, बॉम्बे तो छोड़ ही दो, वो तो अलग ही लेवल पे चलता है, बाकी हर भी जगह भी यही होता है. हमको क्या सर साफ सफाई करना बहुत जरूरी है, 9:45 नहीं पहुंचना, बॉस हमको गला काट देगा हमारा वहां पर. ठीक है, दैट्स एफिशिएंसी. कितना क्लास आपने अटेंड किया, उतना अटेंड करने के बाद क्या आप सीए फाइनल क्या आप सीए क्लियर कर दिए, दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिवनेस. ठीक है, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस. समझा आपको? ये 3 चीज आपको ध्यान रखनी. तो एग्जाम्पल को ध्यान रखो तो आंसर अपना बैठ जाएगा फिर. और भाई ये लिखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. इकोनॉमी कैसे देखना है? टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज यूज फॉर द एक्टिविटी हैविंग रिगार्ड टू फॉर्मिंग एन ओपिनियन वेदर रिसोर्सेज हैव बीन यूज्ड इकोनॉमिकली एंड एक्वायर्ड इन ड्यू टाइम. सो बेसिकली वो रॉ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है आंसर. बेटा हमारे आर्टिकल को कभी 11 बजे से पहले आने को बोला ही नहीं गया है, नेवर एवर. अगर जो भी क्लास है, जहां भी आपको पहले क्लास अटेंड कीजिए. अगर 6 बजे की भी क्लास है तो 5 बजे कल्टी मार के क्लास जाके अटेंड कीजिए. आयुष कह रहे हैं मिल्क लेने जाना होता था. ओह माय गॉड, टी के लिए, बेटे की शादी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. आयुष तुम्हारे रोडीज का ग्रैंड सैल्यूट. बस कहां तो सर आप. नंबर 2, तो इसको अपन ने कैसे बोला, अप्रोप्रिएट क्वांटिटी एंड क्वालिटी एट द बेस्ट प्राइस, समझाने के लिए. नंबर 2, एफिशिएंसी.
एफिशिएंसी मतलब जितना अपन ने रॉ मटेरियल डाला है उसके सामने आपका आउटपुट आ रहा है कि नहीं. तो इट इज अ मेजरमेंट ऑफ इनपुट आउटपुट. इट इज अचीव व्हेन द आउटपुट इज मैक्सिमम एट मिनिमम ऑफ इनपुट्स. सो अगर बाई चांस आपको एमसीक्यू में पहचानने के लगे तो इनपुट आउटपुट दिखेगा तो ध्यान रखना वो आपका एफिशिएंसी है. नाउ यहाँ पर क्या चेक करते हैं प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस फॉलोड आर साउंड और नॉट. पता है वो ईओक्यू देखते थे अपन मटेरियल कॉस्टिंग में. नंबर 2, रिसोर्सेज आर प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड, मेंटेन एंड एफिशिएंटली यूज्ड. एफिशिएंट ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आर यूज्ड एंड objective of public sector programs are met cost effectively. So यहाँ पर input output देखना, that is called as your efficiency. Effectiveness, it is a measurement of extent to which the objectives are achieved and relationship between the impact and the actual impact of an activity. Basically भैया मैंने जो सोचा था, मेरा जो बजट था उसके सामने मेरे को क्या पैसा मिला है. मैं सोचा मैं 10 लाख की रेवेन्यू कमाऊंगा, क्या 12 लाख हुई है कि नहीं अपनी. तो that is called as आपका effectiveness. That's called as your effectiveness. So guys, 3 चीजें, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस. एग्जाम्पल ध्यान रखना, आंसर बराबर बैठेगा. परफॉर्मेंस ऑडिट बोलते हैं उसको अपन. Next, point number 8 छोड़ दो. RTP, that's planning for performance audit. We are on point number 9. शीरीश, थैंक यू शीरीश. आपने थैंक यू क्यों बोला पता नहीं, बट ठीक है, वेलकम. पॉइंट नंबर 9 निकाल लीजिए अपनी बुक में. फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल प्लानिंग अ परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ एनी इंडस्ट्री. Factors to be considered while planning a performance audit of any industry. Now when I've written any industry, ओल्ड सिलेबस तुम्हारी बुक में होगा शुगर इंडस्ट्री का क्वेश्चन होगा. शुगर इंडस्ट्री का AB लिमिटेड यहाँ पर बोल शुगर इंडस्ट्री के लिए आपको क्या प्लान करना चाहिए. What are the factors to be considered for planning the performance audit of any industry? अब तुमसे वो शुगर पूछे, कोल पूछे, पेट्रोल पूछे, ड्रग्स एंड फार्मा पूछे, फर्टिलाइजर पूछे, कुछ भी पूछे, भाई मेरा आंसर तो कॉमन है. एंड इट्स वन ऑफ माई फेवरेट आंसर गाइस. ये देखो भगवती सोमानी जी, आप स्वाति सोमानी के कोई रिश्तेदार हो? ये इतना क्विक लिखना है, स्वाति ही होगी. अगेन दिस वन ऑफ माय फेवरेट आंसर. ऑल द पीपल हु हैव कम फॉर द फर्स्ट टाइम. बेटा थोड़ा सा देखो अभी क्या आएगा, थोड़ा सा अलग चलेगा. स्वाति देखो मैंने पहचान लिया, यूं ही पहचान लिया मैं. इतना क्विक तो एक ही जन है पूरे इंडिया में जो चैंपियन है मेरा, जो फटाफट आंसर कर दे. अब देखो क्या कहता है, ध्यान से सुनना भी. सो एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आए बेटा, व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल प्लानिंग द परफॉर्मेंस ऑफ शुगर इंडस्ट्री, कोल का आ गया, पेट्रोल का कुछ भी आ गया, तो आंसर यही लिखने का आपका. ठीक है, पहला हार्दिक हेड बेटा. हार्दिक आर यू देयर? हार्दिक कम इन. अल्फा टू चार्ली, हार्दिक ओवर. अब देखो अभी हार्दिक को है ना बेटा, आज है 9 अक्टूबर 2020. हार्दिक को है ना शादी करना था, शादी. ठीक है, शादी. तो जनरली हर मारवाड़ी गुजराती का ये होता है 21 साल की उम्र में सीए बन जाओ. नमन कहाँ है तू? 21 साल की उम्र में सीए बन जाओ. और क्या सीए क्यों करना है सर? शादी करने, शादी करने. मेजॉरिटी क्राउड का रीजन यही होता है सर, सीए क्यों करने का सर? शादी करनी है, वो शादी. सो पहला, कंसिडर द नीड ऑफ पोटेंशियल यूजर्स. कंसिडर नीड ऑफ पोटेंशियल यूजर. सर क्यों, क्या नीड है सर? तलब 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 तलब. नंबर 2, अब जनरली कैसा होता है अरेंज मैरिज में, लड़के वाले जाते हैं लड़की को देखने के लिए. ठीक है, अंडरस्टैंड द प्रोग्राम टू बी ऑडिटेड. एक सेकेंड बिफोर वी प्रोसीड आई विल गिव यू द डिस्क्लेमर. दिस एग्जांपल इज ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग माय सेशन. ये किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं. यहाँ की सारी बातें काल्पनिक है, इनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है. फिर बच्चे मेरे को मैसेज पे मैसेज ठोकते, वहां पर ईमेल करते कि सर आपने ऐसा क्यों बोला, महिला मंडल जिंदाबाद, चलो दिल्ली, गौर से देखिए इस चेहरे को, ये ऐसा बातें करते लड़कियों के बारे में. अरे भाई ये खाली एग्जाम्पल है क्लास के लिए. ठीक है ना, अंडरस्टैंड द प्रोग्राम टू बी ऑडिटेड. जस्ट इमेजिन द स्टोरी. ठीक है, हार्दिक मम्मी पापा भाई बहन सब जाते हैं लड़की को देखने के लिए. तो ठीक है, तो अंडरस्टैंड द प्रोग्राम टू बी ऑडिटेड. लड़की. अब कंसिडर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, कंसिडर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स मतलब लड़की की एज. अब जनरली देखो, मुझे तो पता नहीं, तुमको शायद पता होगा, लड़कों के लिए एज 21 साल होती है, लड़कियों के लिए एज क्या होती है? लड़कियों के लिए एज आई थिंक 20 नहीं, महिला मंडल जरा बताएंगे आप लड़कियों के लिए एज क्या होती है शादी की? 18. नामान लड़कियों से पूछा मैंने.
18, ओके ओके 18, ठीक है। तो भैया लड़के की एज क्या है? कंसिडर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। क्या वो मम्मी पापा की बात सुनती है? क्या वो रात को 12-1 बजे पार्टी जाती है, 4 बजे आती है? मम्मी पापा के है कि नहीं कंट्रोल में? चेक मैनेजमेंट कंट्रोल्स, कंसिडर मैनेजमेंट कंट्रोल्स, कंसिडर मैनेजमेंट कंट्रोल्स। सोनम दीदी आपकी एज नहीं पूछी है, हमने शादी की एज पूछी है। नेक्स्ट, थर्ड। अब हार्दिक तो क्या है, अब वो मुझसे सीपीटी से पढ़ा हुआ है, सीपीटी मुझे पता उसकी आदत क्या, तो मेरे को भी लेके गया था। तो हार्दिक, वो लड़की बोल पाएगी कि नहीं? वो लड़की बोल पाएगी नहीं, ठीक है। या तो फिर बहंगी दिखती है, बहंगी तो नहीं, मतलब हार्दिक बैठा इधर है, देख इधर करके बात करिए। हाँ हार्दिक बोलो। आइडेंटिफाई द क्राइटेरिया टू बी इवैल्यूएटेड, आइडेंटिफाई द क्राइटेरिया टू बी इवैल्यूएटेड। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अब ये मेरा फेवरेट है, आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रीवियस ऑडिट। अब हार्दिक तो क्या है भैया, नहीं मेरे को हर जगह से सेटिस्फैक्शन चाहिए, लड़की बराबर है, तो भैया जो उसके भी पुराने बॉयफ्रेंड होंगे उनसे पूछ लिया। आइडेंटिफाई द रिकमेंडेशन एंड रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रीवियस ऑडिट। अब आजकल तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, सोशल नेटवर्किंग का जमाना है। सो आइडेंटिफाई पोटेंशियल सोर्स ऑफ डेटा दैट कुड बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस। इंस्टाग्राम की स्टोरीज, उसकी फोटोज, स्नैपचैट, जोमैटो पे भी वो कमेंट करती होगी ना, वो भी जाके देख लिया मैं बैठ के, ठीक है। देन फिर अब क्या है, अपने जनरली मारवाड़ी गुजराती में क्या होता है, अपने घर वाले से ज्यादा बाजू वाले आंटी को ज्यादा पंचायती होती है। तो हार्दिक ने बाजू वाले आंटी से भी इंक्वायरी कर ली। कंसिडर रिलायबिलिटी एंड द वैलिडिटी ऑफ डेटा कलेक्टेड बाय द एंटिटी ऑडिटर्स एंड थर्ड पार्टीज। तो कंसिडर रिलायबिलिटी ऑफ डेटा फ्रॉम थर्ड पार्टीज। फिर हार्दिक बोलते हैं नहीं मेरे को अभी भी गड़बड़ लग रहा है, तो उसने डिटेक्टिव को भेजा। कंसीडर द वर्क ऑफ एक्सपर्ट्स और द अदर ऑडिटर्स, एक्सपर्ट को भेजा। डिटेक्टिव तू जाके देख लड़की कहाँ जाते, कब जाते, किसके साथ जाते, किससे मिलती है। अब भाई साहब अपना लौंडा सीए है, तो उसने अपने आर्टिकल को भी भेज दिया। प्रोवाइड सफिशिएंट स्टाफ एंड अदर रिसोर्सेज टू डू द ऑडिट। जाओ तुम्हारे होने वाली मैम है, देखो बेटा देखो चाय के लिए दूध तो लेकर आना आयुष, साथ में मैडम कहाँ कहाँ जाती है वो भी देख लेना जरा, ठीक है। फिर चुपचाप आना वापस, चाय बना के जाना, दूध लेकर आना याद से, ठीक है। फिर सब जगह से जब क्लीन चिट मिल गए, हार्दिक बोलते हैं मम्मी जी शादी करवा दो, उसको बोलते हैं प्रिपेयर रिटर्न ऑडिट प्लान। प्रिपेयर रिटर्न ऑडिट प्लान मतलब शादी का कार्ड छपवा दो। दैट इज कॉल्ड एज योर आंसर, 11 पॉइंट का आंसर। इसके साथ कहानी समाप्त होती है। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल प्लानिंग अ परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ एनी इंडस्ट्री, ठीक है। मुकेश भैया आपके आर्टिकल की स्पेलिंग बहुत गलत है, आप पक्का डमी हो, डमी डमी डमी, आर्टिकल की स्पेलिंग गलत है आपकी, ठीक है। तो बड़ा ऐसा ही है, ऐसे ही कहानी से आपको आंसर याद करने पड़ेंगे, ऐसे बहुत सारी कहानी मिलेगी। दुनिया वालों देख लीजिए क्या कह रहे हैं हमको, इट इज इलीगल टू फॉलो अ गर्ल। यार मैं नहीं पढ़ा सकता, धन्यवाद, सॉरी। आज के सबब यही समाप्त करते हैं हम। इतना बोलने के बाद भी लोगों को क्या टिप्पणियां देनी पड़ती है। Ringu, if you message anything again, I will block and I'll ask Unacademy team to block you. Stop irritating me. ठीक है, 11 पॉइंट्स। पहला, शादी क्यों करनी है, नीड ऑफ पोटेंशियल यूजेस। नंबर 2, लड़की अंडरस्टैंड द प्रोग्राम टू बी ऑडिटेड। एज, चेक द लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। मम्मी पापा का कंट्रोल है कि नहीं, मैनेजमेंट कंट्रोल्स, ठीक है। लड़की के वहाँ पहुंचा, आइडेंटिफाई द क्राइटेरिया टू बी वैलिडेटेड, बहंगी तो नहीं है, ठीक है। फिर आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम द प्रीवियस ऑडिट, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग एंड रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रीवियस ऑडिट। फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब चीज़ें चेक करो। पोटेंशियल सोर्स ऑफ डेटा, फिर बाजू वाले आंटी से बात करो। कंसिडर रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ डेटा फ्रॉम द थर्ड पार्टीज, ठीक है। फिर डिटेक्टिव को भेजा। कंसिडर वर्क ऑफ एक्सपर्ट्स, अपने आर्टिकल्स को भेजा। प्रोवाइड सफिशिएंट स्टाफ एंड अदर रिसोर्सेज फॉर ऑडिट। सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। प्रिपेयर रिटर्न ऑडिट प्लान, डन। 4 मार्क का आंसर, 5 मार्क का आंसर। रे व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट ब्रीफ और प्लानिंग ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब कौन सा आंसर, पिछला वाला आंसर बोल रहे हो बेटा। नॉट इंपॉर्टेंट बेटा, इट्स अ रिविजन बैच, नॉट इंपॉर्टेंट।
Next. It's done. Next answer is comprehensive audit. Comprehensive audit. कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट का मतलब होता है बेटा, ये इतना डाउट तो हमने शायद पहली बार जब महंगी वाली क्लास के तब भी नहीं पूछा होगा ना। कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट का मतलब होता है इन डिटेल, इन डेप्थ। इन डिटेल, इन डेप्थ क्या करने का? रट्टा नहीं मारने का। बचपन नहीं, जब बाल हुआ करते थे, जवानी के कॉस्टिंग के चैप्टर के नाम लिखकर आ जाओ, आंसर हो जाएगा। सोनम मिश्रा जी, थैंक यू, थैंक यू। आई विल डेफिनेटली ज्वाइन, आई वुड लव टू ज्वाइन। कोई हो तो बता दो जो मुझे इंग्लिश पढ़ा दे, ठीक है। देखो अभी, इट इज एन एग्जामिनेशन इन डिटेल ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पीएससी टू ascertain efficiency and effectiveness. Number 2, the auditor needs to prepare a detailed program for various audit. The auditor needs to consider the following issues while doing comprehensive audit. क्या क्या बेटा? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, इकोनॉमी एंड एफिशिएंट प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशंस, फिर डेलीगेशन ऑफ पावर्स, MIS, एंड बाकी सब आपका कॉस्टिंग है, बाकी सब पूरा आपका कॉस्टिंग है। फिक्स ओवरहेड्स वाला, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अपन ने ना फिक्स ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स में। फिर यूज ऑफ मटेरियल टू प्रोवाइड मिनिमम वेस्टेजेस, मटेरियल कॉस्टिंग। फिर लेबर आइडल कैपेसिटी, लेबर कॉस्टिंग। कैपिटल कॉस्ट, कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर से ले लीजिए आप। R&D, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, प्रोजेक्ट प्लानिंग। 4 मार्क का आंसर इतना लिखना होता है, एक पेज आराम से भरा जाएगा। चिंदीगिरी नहीं करनी, कॉमा कॉमा करके मत लिखना, एक के नीचे एक पॉइंट लिखना, एक के नीचे एक पॉइंट, ठीक है, 1 by 1। एनीवन फ्रॉम साउथ इंडिया, आंध्र प्रदेश, प्लीज कम इन गाइस, प्लीज मैसेज समथिंग। डन। वेरी रिपीटेटिव। अब इसमें दोनों में से एक आंसर ये है, ये बता दो आपको क्या है। रोल ऑफ कैग इन द ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। रोल ऑफ कैग इन द ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। तो ये आंसर, दीपिका यू आर देयर बट यू नो लिटिल बिट ऑफ माई इंग्लिश एंड माई हिंदी। भावना, ओ थैंक यू। रोल ऑफ कैग इन द ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, अगेन सप्लीमेंट्री ऑडिट का आंसर है, बहुत ज्यादा रिपीटेटिव है। जब मैं ऑडिटर्स कराऊंगा आपको तभी करा दूंगा, क्योंकि ऑडिटर्स का सेम आंसर है वो। अपन बोलते हैं टेस्ट ऑडिट, सप्लीमेंट्री ऑडिट 60 दिन में करानी होती है, 60 days में वी हैव टू कंडक्ट सप्लीमेंट, आई मीन कैग विल कंडक्ट सप्लीमेंट्री ऑडिट, तो ये वो वाला आंसर है। विल बी डूइंग इट लेटर। हाय श्रीराम, हाउ आर यू? आई रिमेंबर यू। फाइनेंशियल ऑडिट नॉट टू बी स्टडीड, कंप्लायंस नॉट टू बी स्टडीड, खाली ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एमसीक्यूज, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एमसीक्यूज, ठीक है। नेक्स्ट, okay, this we had already revised a lot of times, again we'll do it for the purpose of MCQs. Articles. Article 148 talks about the appointment of CAG by the president, उसका salary terms and condition, article 140 for the purpose of MCQ. 149 में he will perform duties and powers are of central and state government के लिए जो CAG की जो powers and duties है 149। 150 में the president to prescribe such form in which accounts are prepared, 150 में is accounts, 151 में is audit report, 151 में audit reports of CAG related to central and state governments, 151. So 148 talks about beta appointment salary, 149 duties and powers, 150 president will prescribe the accounts, 151 is basically your report. The CAG Act says that he shall hold the office for 6 years or 65 years of age, whichever is earlier. He can resign anytime through a resignation letter addressed to the president, because appoint कौन करता है? President of India. तो resign भी किसको देगा? Resignation भी किसको देगा? President of India को. So again, objective part. Aniket, yes, you can definitely ask a doubt. Manjay Tiwari, these are not notes. These are my book. This is an actual book of mine. See, final quick recap. Thank you, guy. Thank you, brother. What is your good name? Then, फिर in your book you will see audit of PSU का part 2, which say propriety elements under CARO. अभी तो November 20 में CARO 16 applicable है. November 20 में CARO 16 applicable है. CARO 16, PSU का CARO 16 आएगा, ठीक है। सो खाली रीड करना होता है, नॉट इंपॉर्टेंट, ओनली रीड। ये रहा, दिस इज द आंसर गाइज, जो रिपीटेटिव है। ध्यान से सुनो अभी क्या बोलता है। As per section 19 of CAG Act, so I'm skipping the section, you will say as per CAG Act 1971, duties and powers of CAG in relation to the audit of government company, it shall be performed and exercised by him as per the provisions of Companies Act.
Now 143 subsection 6 and 7 speaks about test audit or supplementary audit. Extra audit, re-audit is called as supplementary audit. मतलब जो स्टार्ट ऑडिटर वो करके आएगा ऑडिट, वो रिपोर्ट जाके कैग को देगा. If CAG is not satisfied, either he will ask the start auditor to conduct the audit again, or he will send some other CA. So there will be two reports. So the second report, there will be definitely some difference. So he will attach that second report behind the first report. That is called as extra audit, re-audit, supplementary audit. ठीक है? Supplementary test audit conducted by CAG is in the nature of efficiency cum performance appraisal. Then it requires the start auditor to submit a copy of his report on the accounts of government company to the CAG. तो ये पूरा डिस्क्रिप्टिव में आ गया. फिर therefore Companies Act empowers CAG to conduct two audit, test audit and supplementary audit of the government companies. In so far statutory corporations are conduct, respective statutes will provide for the audit by CAG. Corporation मतलब LIC हो गया, एयर इंडिया हो गया, UTI होगा, उनके एक्ट में लिखा हुआ होता है. Scope includes performance audit of this corporation also through specifically not stated. So वो सब उसके बारे में, परफॉर्मेंस ऑडिट के बारे में, वो भी किसके, कॉर्पोरेशन के लिए. ध्यान रखना, कंपनी के लिए हमेशा कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है, कंपनीज एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे. तो दिस वाज द आंसर फॉर सप्लीमेंट्री एंड टेस्ट ऑडिट. हार्दिक, टेस्ट ऑडिट कैन बी डन बाय नॉर्मल ऑडिटर्स आल्सो. अपन करते हैं ना सैंपल बेसिस ऑडिट को टेस्ट ऑडिट कहते हैं, सैंपल बेस्ड ऑडिट को टेस्ट ऑडिट कहते हैं. सप्लीमेंट्री ऑडिट खाली क्या कर सकता है, सप्लीमेंट्री ऑडिट खाली क्या कर सकता है. डोंट गेट कंफ्यूज गाइस. सप्लीमेंट्री ऑडिट खाली क्या कर सकता है, डोंट गेट कंफ्यूज. तरुण जी ने आपको अगर तकलीफ हो बेटा आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. कभी कोई कहता है कि सर फास्ट जा रहा है, कभी कहता है कि स्लो जा रहा है, समझ ही ना कर, बिल्कुल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता यहाँ पर. बेटा तू बाद में 1.5 में देख लेना, फास्ट हो जाएगा अपने आप ही. देन 3 kinds of report are there only for the purpose of MCQs guys, only for the purpose of MCQ. Public Accounts Committee, PAC, Public Accounts Committee. इसमें सारी बातें ना अकाउंट्स की, पैसों की बातें. पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या करती है, सारी पैसों की बातें देखती है. इट इज अ ड्यूटी ऑफ पैक टू सेटिस्फाई मनीज वर डिसबर्स लीगली, एक्सपेंडिचर वर ऑथराइज. ठीक है, प्रॉपर फंड्स है कि नहीं वहां पर, अकाउंट्स मतलब पैसों की बातें कहां जाएगी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में. एस्टिमेट कमेटी क्या करती है, report that the economy's improvement in organization efficiency consistent with the policy underlying the estimates may be affected. तो यहाँ पर आपको हिंट दिख जाएगा एस्टिमेट्स का सारा. अकाउंट्स वाली कौन सी बेटा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है. एस्टिमेट कमेटी है, क्या देखती है, वो सारे एस्टिमेशन के बारे में देखते हैं. एक आएगा गरु, अच्छा नहीं, कोपू सेज कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स. वो क्या बोलेगा, रिपोर्ट के बारे में, क्या बोलेगा, वो सारे रिपोर्ट्स के बारे में. रिपोर्ट के बारे में कौन बोलता है, कोपू. कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स. वो रिपोर्ट के बारे में होगा. वापस में बोलता हूँ 3 है. पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सारी अकाउंट्स की चीजें देखेगी, एस्टिमेट कमेटी एस्टिमेट देखेगी, कोपू कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग वो रिपोर्ट के बारे में देखेगी. ठीक है, व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग ऑन ऑल दिस पॉइंट, बिकॉज ऑल दिस आर न्यू थिंग्स इन पीएसयू ऑडिट. आईसीआई में टेस्ट यू ऑन एमसीक्यू पार्ट, नॉट अ डिस्क्रिप्टिव आंसर. ठीक है. अनिकेत पूछ रहा है सप्लीमेंट्री के नेगेटिव ऑब्जर्वेशन बोर्ड को रिपोर्ट में लिखना कंपल्सरी है क्या. ऑल द वर्ड, एक सेकंड, ऑब्जर्वेशंस, नेगेटिव ऑब्जर्वेशन बोर्ड, बेटा कैग लिखता है ना ऑब्जर्वेशन, से वहां पर बोर्ड कैसे लिखेगा. थैंक यू एवरीवन. अनिकेत बार मुझे बता पाएंगे कौन से पेपर में दिखा था आपको ये चीजें, सो आई कैन चेक द एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है. वैशाली थैंक यू. आकांक्षा, उसने वो रेफरेंस दिया है बुक में कि भैया सप्लीमेंट्री जब होती है तो भैया क्या टेस्ट ऑडिट भी कर सकता है. अगर आपको पता होगा ऐसे 530 ऑडिट सैम्पलिंग हम करते ही ना, सैंपल को क्या बोलते हैं, टेस्ट ऑडिट तो बोलते हैं अपन उसको. टेस्ट ऑडिट, पार्ट ऑडिट, सैंपल, वो तो मतलब होता है, वो बोल रहा है कि क्या दोनों कर सकता है, सप्लीमेंट्री भी टेस्ट भी. उसने वो रेफरेंस के लिए यूज किया है वहां पर. ऐसे ही नहीं खाली वो ही कर सकता है, सप्लीमेंट्री कोई और नहीं कर सकता, सप्लीमेंट्री खाली क्या कर सकता है. कृष्णाला 3 मार्क और 4 मार्क बेटे चैप्टर 2 आंसर्स देख लीजिए अब खाली. एक तो वो होगा व्हाट आर द पर्पस इज सर्व बाय द कॉस्ट ऑडिटर, पर्पस इज सर्व बाय कॉस्ट ऑडिटर एंड ऑडिट प्रोग्राम ऑफ द कॉस्ट ऑडिट, वो एंड सेक्शन 140 जब मैं कंप्लीट कराऊंगा वहां से कर लीजिएगा. इतना ही करना है उसके लिए. Aniket, can you give me a part of that question, कहां से आया था, कौन से वजह, तो I can get back on the same. ऐसे तो समझ नहीं आ रहा है कुछ भी. Cool guys, over. Chapter is done. How was it? So मेरी तरफ से चैप्टर के पीएसयू में वेरी रिपीटेटिव आंसर कौन से, प्रोप्राइटी ऑडिट, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट. प्रोप्राइटी कॉम्प्रिहेंसिव हो गया आपका, और
वो परफॉर्मेंस वाला, सप्लीमेंट्री वाला आंसर, ये 4 आंसर्स आर वेरी 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 रिपीटेड. एक बार ऑडिट रिपोर्ट ऑफ वो आ चुका है, गरू वाला आंसर जो था, वो वाला आंसर. डन. क्या करने का इसके बाद, क्वेश्चन बुक हो तो क्वेश्चन बुक कर लीजिए. किसने पूछा ये बुक मिलेगी? यस, यू कैन गेट दिस बुक. गूगल कर लीजिए, आपको मिल जाएगी. अच्छा, क्वेश्चन बुक सॉल्व कर लीजिए, या किसके पास क्वेश्चन बुक नहीं तो ओल्ड सिलेबस के पीएम होगी, वो सॉल्व कर लीजिए. ठीक है, वो सॉल्व कर लीजिए. सो दैट क्या होगा आपका, मतलब चैप्टर खत्म किया आज अपन ने 2-3, और हाथ के उसके क्वेश्चन कर ले, उससे बाहर से कुछ नहीं आता. रट्टा मारना पड़ेगा, ज्ञान नहीं दे सकते, ज्ञानबाजी नहीं चलेगी, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी इन द पेपर. एंड आई एम टेलिंग देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव गॉट 60+ इन ऑडिट. Even though I don't teach everything, still they have got 60+. Only because of that कि उनको पता कि यही आता है. और जो मेरे साथ जून से रेगुलर में चले उनको मैं प्रूव करा के दे चुका हूं कि भैया पास्ट पेपर्स, आरटीपी, मॉक सब देख लिए अपन, रिपीट ही होता है चीजें. 15% पेपर आएगा कि ठीक है, 10 to 15% थोड़ा सा अलग आएगा, पेपर विचित्र आएगा, एक्सपेक्टेड है. बट पेपर कम्स फॉर 120 मार्क्स. पेपर कम्स फॉर 120 मार्क्स. पेपर कम फॉर 120 मार्क्स. 120 मार्क्स में से भैया अपने को चाहिए 70 मार्क्स बस. ठीक है, अनिकेत टेलीग्राम ग्रुप है ना, वहां पर नीचे लिंक होगा टेलीग्राम ग्रुप का अनअकैडमी का, वहां पर छोड़ दीजिए, मैं आई विल रिप्लाई देयर ओनली. ठीक है, नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट चैप्टर व्हाट वी टेक इज, करो पीयर रिव्यू उठा दे, फटाफट हो जाएगा पीयर रिव्यू. फिर पीयर रिव्यू के बाद एक ब्रेक लेंगे. ठीक है, वी आर डूइंग पीयर रिव्यू गाइस. इन योर बुक ओपन पीयर रिव्यू 149 से 150, छोटा सा चैप्टर है. हार्दिक पीयर रिव्यू निकाल ले बेटा. थैंक्स अदिति. सो वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर गाइस. पीयर रिव्यू कर लेंगे अपन, वो भी हो जाएगा अभी. आई थिंक राइट नाउ इट्स 11 ना, आधे घंटे में पीयर रिव्यू उठ जाएगा आपका. रेडी, ऑल सेट. कल पता क्या हुआ, किसी बच्चे ने मेरे को मैसेज किया, बोलता है सर मेरा एग्जाम है आईपीसीसी, ठीक है, ग्रुप 2. माई बॉस इज गिविंग मी लीव फ्रॉम आई थिंक 15th October. सो आई एम कंफ्यूज हाउ टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी. सो आई जस्ट रोट इन सिंपल वर्ड्स, ओनली वन लाइन, पहला लीव पर आ जा, फुल स्टॉप, दैट्स इट. है भाई, बच्चे अभी भी है. मैं बोल रहा ना, अभी कोरोना टाइम में भी लोगों ने काम किया है ऑफिस जा जाके. आई फॉरगॉट द नेम ऑफ गाय, ही वाज फ्रॉम कानपुर. ध्रुव. वो जुलाई में भी, जुलाई के टाइम पे, ठीक है, आई वाज टेकिंग द बैच, वो भाई साहब रोज ऑफिस जा रहे थे, रोज. जुलाई में जब कोरोना इतना फैल रहा था, जब खुला भी ना, तो भी नहीं सर जाना पड़ेगा, क्या करें. बच्चों को नहीं समझ में आता भाई. इट्स सो इंपॉर्टेंट टू गेट क्लियर इन एग्जाम्स. आई नो आर्टिकल्स इज इंपॉर्टेंट, बट इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट दैट यू स्किप योर एग्जाम्स और लेक्चर्स और सेशंस. भगवान बच्चों की रक्षा करना. वैसे थैंक यू. आई डेफिनेटली, दिल्ली तो क्या आना जाना रहता है. मार्च में था मैं दिल्ली बिफोर लॉकडाउन. कोई एक चैप्टर छोड़ सकते हैं क्या बेटा? इंश्योरेंस छोड़ रहा है तू? आयुष, आई वुड से इंश्योरेंस मत छोड़, क्योंकि आता है देख, इंश्योरेंस और बैंकिंग दोनों साथ में चलता है, मत छोड़. मैं बता दूंगा कौन सा छोड़ना है. इंश्योरेंस मत छोड़ बस. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू पीयर रिव्यू. सो एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं कैसा होता है, ध्यान से सुनो अभी. सो आई विल टीच यू इन माय लैंग्वेज. ठीक है, मेगा दीदी नो, अरे इजी है पीयर रिव्यू, सुन लो जरा, हो जाएगा. क्या हो गया इसको बाबू?
बाबू प्लीज कम बैक. आ जाना बाबू. बाबू just give me 1 minute, I'm just fixing it. So I'm back, guys. Let's start with PSU. Let's start with peer review. So in your book, kindly open peer review. Am I audible and feasible? Cool. Thank you, Ketan. Let's proceed. So देखो एक फॉर्म है, नमन एंड एसोसिएट्स, इन्होंने रिलायंस की ऑडिट कर रखी है. So this guys are Reliance का auditor. This guys are Reliance का auditor. This guys are Reliance का auditor. Now, so नमन ने बोला सर इनकी जो रिपोर्ट है I would give qualify or adverse. मतलब this guys audited RIL and they said कि हाँ ठीक है हमारे हिसाब से इनकी रिपोर्ट एडवर्स होनी चाहिए. तो नमन एंड एसोसिएट जो CA फर्म है उन्होंने ये तो जज कर लिया कि जो RIL है रिलायंस इंडस्ट्रीज वो सही है कि बेकार है, उनके सिस्टम प्रोसेस बराबर है, गलत है, सही है, जो भी है. बट कोई ये तो देख के बताओ क्या नमन एंड एसोसिएट सही है क्या? तो अगर एक CA फर्म को देखने के लिए, उनकी क्वालिटी देखने के लिए, उनके सिस्टम प्रोसेस प्रोसीजर देखने के लिए कौन आएगा? एक और CA फर्म से एक बंदा आएगा. कौन आएगा? उसका भाई आएगा. भाई कौन होता है बेटा यहाँ पर? तो अज्यूम करो AB एंड कंपनी से AB आता है, ठीक है. नाउ Naman and Associates are called as practice unit. Are called as guys practice unit. AB and Associates में से AB is called as peer reviewer. So person of same level, same standing as called as peer, are called as same level person are called as peer. And हम जो उनको देखने आ रहे वो क्या होता है? Reviewer. अब मैं ये नहीं देख कह रहा हूं कि भैया RIL के रिपोर्ट में क्वालिफाई होना चाहिए. अज्यूम करो नमन ने अगर एडवर्स दिया है, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं हमारे सबसे क्वालिफाई होना चाहिए या हमारे सबसे क्लीन होना चाहिए था. हम ये नहीं कह रहे हैं. हम क्या देखें? वी आर नॉट द ऑडिटर्स. क्योंकि अगर हम वो कहेंगे, अगर हम ओपिनियन देंगे तो विल बी द ऑडिटर्स, बट वी आर नॉट. द ऑडिटर्स आर नमन एंड एसोसिएट्स, करेक्ट? सो नाउ व्हाट इज द कैच हियर? So here what we are doing is we are just evaluating the quality, or I would not say evaluate, we would say review. We are reviewing the quality of audit. सर क्या नमन एंड एसोसिएट्स के पास प्रॉपर स्टाफ था कि नहीं था? उन स्टाफ को ट्रेनिंग दी कि नहीं दी थी? जब फाइनलाइजेशन की बात आई तो क्या फर्स्ट ईयर का आर्टिकल गया था कि कोई ग्रेजुएट गया था, कोई क्वालिफाइड पर्सन गया था? सर उनके ऑडिट वर्किंग पेपर्स कैसे होते हैं? सर क्या वो लोग कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल मेंटेन करते हैं? सर वो लोग क्या इंडिपेंडेंस के जो प्रिंसिपल्स है वो प्रोटोकॉल जो है वो मेंटेन करते कहीं करते? तो हमें वो चेक करना है. सो व्हाट आर वी डूइंग? वी आर रिव्यूइंग द क्वालिटी ऑफ ऑडिट. वी आर रिव्यूइंग द क्वालिटी ऑफ ऑडिट. ठीक है. सो नमन एंड एसोसिएट को पूरे चैप्टर में बोला जाएगा PU, AB को बोला जाएगा पीयर रिव्यूअर, AB को बोला जाएगा पीयर रिव्यूअर. वो अपने साथ एक जन को लेके जाएगा. अज्यूम करो मैं मेरे साथ लेके गया हार्दिक को. So Hardik would be called as a qualified assistant. Hardik would be called as a qualified assistant. Hardik would be called as a qualified assistant. ठीक है. अब यहाँ पर कौन सी एंगेजमेंट? फॉर एग्जाम्पल नमन एंड एसोसिएट्स के RIL, टाटा, बिरलास, हिंदुजा सब बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, सारे के सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं. किसी के लिए लोग ऑडिट करते हैं, किसी के लिए लोग कंसल्टेंसी देते हैं, किसी के लिए कुछ टैक्स बनाते हैं, किसी के लिए GST संभालते हैं, बराबर. तो इनका जो वर्क स्कोप है बहुत बड़ा है. तो क्या सर पीयर रिव्यू में सब कुछ कवर हो जाएगा? द आंसर इज नो.
पीयर रिव्यू में बच्चों खाली एक ही चीज कवर होती है, पीयर रिव्यू में खाली एक ही चीज कवर होती है। कौन सी वाली बात, मेरे को लिख के बताइए। पीयर रिव्यू में कौन सी चीज कवर होती है? रूबी यस, ऑब्वियसली वो बचा है पॉइंट, मैंने तो बताया नहीं पीयर रिव्यू कौन सा क्यों है, कौन, आंसर मैं बताऊंगा आपको। पीयर रिव्यू में कौन सी एंगेजमेंट कवर होती है? अश्योरेंस एंगेजमेंट, अटेस्टेशन एंगेजमेंट, सिंपल भाषा में ऑडिट। सिंपल भाषा में कौन सी एंगेजमेंट? ऑडिट। सिंपल भाषा में ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है। नाउ सो एग्जाम में आ चुका ये आंसर, ध्यान से देखना भी। What does peer review does not include? What are the engagement which are not covered in peer review? ठीक है, यहां पर दिया हुआ है, वो देखो अभी क्या कहता है। पहला, मैनेजमेंट कंसल्टिंग एंगेजमेंट, मैनेजमेंट कंसल्टिंग एंगेजमेंट। नंबर 2, रिप्रेजेंटिंग क्लाइंट्स बिफोर अथॉरिटीज। थर्ड, एंगेजमेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ टैक्स रिटर्न्स और एडवाइजिंग क्लाइंट्स बिफोर टैक्स मैटर्स। फिर एंगेजमेंट फॉर एफएस कंपाइलेशन। फिर एक और पॉइंट, एंगेजमेंट फॉर प्रिपेयरिंग, कंपाइलिंग, कोलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अदर देन एफएस। पहला था एफएस वाला कंपाइलेशन, दूसरा है अदर देन एफएस कंपाइलेशन। फिर टेस्टिफाइंग एज एक्सपर्ट विटनेस एंड गिविंग एक्सपर्ट ओपिनियंस, गिविंग एक्सपर्ट ओपिनियन, ठीक है। फिर इसमें एक और आ जाएगा एंगेजमेंट फॉर ड्यू डिलिजेंस, वो भी कवर कर दिया, एंगेजमेंट फॉर ड्यू डिलिजेंस। ये सारी बातें पीयर रिव्यू के स्कोप में नहीं आती, ये सारी बातें पीयर रिव्यू के स्कोप में नहीं आती है। सो इन योर बुक प्लीज मार्क दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 4 मार्क का आंसर। पीयर रिव्यू के स्कोप में क्या क्या नहीं आता है, क्या क्या नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक आंसर होगा बेटा फोकस ऑफ पीयर रिव्यू, एक आंसर होगा फोकस ऑफ पीयर रिव्यू, स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू। अगेन रिपीटेटिव क्वेश्चन, 4 मार्क का आंसर, फोकस ऑफ पीयर रिव्यू, स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू, ठीक है। वो क्या कहता है? इट अप्लाइज टू ऑल अश्योरेंस एंगेजमेंट। गाइस मैंने से ऑल, ऑल मतलब सब, सब मतलब सब, ठीक है। क्या क्या कवर हो जाएगा? इसका कोड है फर्स्ट, पहला फुल कंप्लायंस विद काउंसिल गाइडलाइंस एंड डायरेक्शंस, फुल कंप्लायंस विद काउंसिल गाइडलाइंस एंड डायरेक्शंस। आई, इनिशिएटिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्टाफ, इनिशिएटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्टाफ। जैसे आपने देखा होगा फ्राइडे के दिन या सैटरडे के दिन आपके ऑफिस में बॉस या कोई सीनियर मेंबर ऑफ द फर्म आपको कोई सेक्शन समझा रहा होता है, कोई केस लॉ समझा रहा होता है। आर से क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग। एस, systems and procedure for carrying out assurance engagement. जैसे अगर if someone is from Big Four, is there anyone from Big Four who's watching me right now? Just say yes, Big Four guys, Big Four guys. कोई है Big Four वाला? अब सो बिग फोर में कैसा होता है, उनको लैपटॉप दिया जाता है बराबर, तो उनको जो मेलिंग करनी होती है अब वो लैपटॉप से ही, एंड उनके जो मेल्स होता है उन्हीं से कर सकते हो। एंड देन दे मार्क द एंटायर एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। मेगा यू आर फ्रॉम बिग फोर, तो आपको पता होगा नमन, ठीक है, जीटी से आप हो, बिग फिफ्थ। सो आपको पता होगा वहाँ पर, तो आपको अलग से एक वो चैट रूम होता है, कॉन्फ्रेंशियल प्रिंसिपल मेंटेन होते हैं। फिर आपके जो बड़े बड़े मेल होते हैं, पैन इंडिया किसी के, आपके जो भी फॉर्म के जो लोग हैं आप उनसे डेटा एक्सचेंज कर सकते हो बराबर। एंड आपको सारी चीज़ें मेल पे मंगानी होती है। अभी अपने यहाँ पर कैसा होता है, नॉर्मल छोटी मोटी फर्म में अपन क्या करते हैं, क्लाइंट प्लेस पे गए, डेटा मेल पे नहीं आ रहा है, अंकल एक काम करो ना, अंकल सॉरी सर कैन यू सेंड इट coolhandsomeboy143@gmail.com, या मैं आपको पेन ड्राइव देता हूँ, इसमें मेरे वीडियो लेक्चर है, वो फोल्डर मत खोलना, दूसरे वाले में कॉपी कर दीजिए अपना टैली। पर बिग फोर में क्या होता है, प्रॉपर प्रोसेस है कि आपको सब मेल करना पड़ेगा, जो भी डॉक्यूमेंट मेल पे डाल दीजिए सर आप, ठीक है। नाउ तो ये सब बहुत कॉमन है। Then compliance with technical, professional and ethical standards, compliance with technical, professional and ethical standards, ठीक है। तो इतना सा आंसर है, बोलो। एफ से फुल कंप्लायंस विद काउंसिल गाइडलाइंस एंड डायरेक्शंस। आई से इनिशिएटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द स्टाफ। आर क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग। एस सिस्टम्स एंड प्रोसीजर फॉर कैरिंग आउट एश्योरेंस एंगेजमेंट। टी से कंप्लायंस विद टेक्निकल, प्रोफेशनल, एथिकल स्टैंडर्ड्स। नाउ एग्जाम में 4 मार्क का एक और आंसर, व्हाट आर टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, व्हाट आर टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। तो इन योर बुक आपको दिख रहा होगा टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, रिपीटेटिव क्या करने का, सब लिख देगा जो भी आज तक पढ़ रखा है अपन ने। AS, SA, FRF, SAE, AS, SA, FRF, SAE, guidance notes, general clarifications, ठीक है। Under SAs, guidance notes, notification directions under those self-regulatory nature, laws and regulations। 4 मार्क का आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 या 7 मिलेगा आपको, 4 मार्क का आंसर। What are technical standards? What are technical standards? 4 मार्क का आंसर, ठीक है। इजी है गाइस, इतना समझा आपको?
चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू पीयर रिव्यू. लेट्स मूव ऑन टू पीयर रिव्यू का एप्लीकेबिलिटी. सो बेटा 3 लेवल होते हैं, आपकी बुक में दिख रहा होगा आपको. Once in 3 years, once in 4 years, once in 5 years. Level 1, level 2, level 3, once in 3 years, once in 4 years, once in 5 years. Level 1, level 2, level 3, once in 3 years, once in 4 years, once in 5 years. ठीक है. अब अगेन एमसीक्यू के लिए काम किया बातें हैं, डिस्क्रिप्टिव तो बहुत है, आंसर कभी नहीं आया. ये क्या कहते हैं ध्यान से सुनना. एक ऐसी सीए फर्म, एक ऐसे सीए जिसके पास स्टार्ट ऑडिट है, किसका? पीएसयू का, बैंक का, इंश्योरेंस का, म्यूचुअल फंड का, एसेट मैनेजमेंट कंपनी का, लिस्टेड कंपनी का, इक्विटी और डेट. या फिर एक ऐसे सीए फर्म जिसके पास ऑडिट है, एक ऐसी एंटिटी की जिसके पास पब्लिक फंड है मोर देन 50 CR, डोनेशन कंट्रीब्यूशन मोर देन 50 CR करते हैं, नेटवर्थ मोर देन 500 CR, नेटवर्थ मोर देन 500 CR, नेटवर्थ मोर देन 500 CR, या फिर फंड फ्रॉम CGSG मोर देन 50 CR. बाकी तीनों फिगर 50 CR पे, खाली नेटवर्थ 500 CR पे, नेटवर्थ 500 CR पे. नेटवर्थ याद करना पड़ेगा, नीचे कुछ और आएगा. तो इन सीए फर्म की आधे लोग क्या समझ सके इनकी पीयर रिव्यू हो रही है, नहीं. एक ऐसी सीए फर्म जिनके पास ये वाली जो स्टार्ट ऑडिट है, इन कंपनीज की जो स्टार्ट ऑडिट है, उन सीए फर्म का पीयर रिव्यू 1 in 3 years होगा, 1 in 3 years होगा. ठीक है. नेक्स्ट, फिर अ सीए फर्म जिसके पास स्टार्ट है इंटरनल कॉन्करेंस सिस्टम, टैक्स डिपार्टमेंट रिव्यू, किसका? ब्रांच या ऑफिस ऑफ किसका? पब्लिक प्राइवेट फॉरेन बैंक्स, इंश्योरेंस कोऑपरेटिव बैंक. या फिर स्टार्ट ऑडिट किसकी? रीजनल रूरल बैंक्स की या फिर एनबीएफसी की, रीजनल रूरल बैंक्स या फिर एनबीएफसी की, या फिर एंटिटीज हैविंग नेटवर्थ ऑफ मोर देन 5 CR, मोर देन 5 CR, एनुअल टर्नओवर ऑफ मोर देन 50 CR. बेटा ऊपर नेटवर्थ था 500 CR का, ऊपर नेटवर्थ था 500 CR का, नीचे नेटवर्थ है मोर देन 5 CR का, मोर देन 5 CR का. ठीक है. उन सीए फर्म का रिव्यू कब होगा? 1 in 4 years, 1 in 4 years. हम जैसे छोटे मोटे लोगों के लिए बट हमारा कब होगा? ना हम लेवल 1 में आते, लेवल 2 में आते, हमारा कब होगा? 1 in 5 years. तो 3 लेवल है, लेवल 1 2 3, 1 in 3, 1 in 4, 1 in 5. ध्यान रखना, बड़ी बड़ी आपके पास ऑडिट है, बड़े बड़े क्लाइंट है आपके, आपका 1 in 3 years होगा. मीडियोकर्स है आपके पास, ब्रांच ऑफिस के आप स्टार्ट आउट करते हो, ठीक है, या आरआरबीज के, एनबीएफसी के करते हो आप. ठीक है. तो वो आएगा 1 in 4 years. आप दोनों में फॉल नहीं हो तो 1 in 5 years, 1 in 5 years. क्लियर. नेक्स्ट, ये भी एग्जाम क्वेश्चन है बेटा. एलिजिबिलिटी ऑफ पीयर रिव्यूअर. एलिजिबिलिटी ऑफ पीयर रिव्यूअर बहुत सिंपल है. ही शुड बी अ मेंबर ऑफ एटलीस्ट 10 years ऑफ एक्सपीरियंस. सीओपी में होना चाहिए लड़का अपना, 10 साल का प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए. देन हैव अंडरगॉन रिक्वेस्टेड ट्रेनिंग. पीयर रिव्यू की जो ट्रेनिंग होती है, पीयर रिव्यूअर बनने की जो ट्रेनिंग होती है, वो हैव साइन द डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी कि भैया मैं मेरे भाई बंधु की कभी भी वो पीयर रिव्यू नहीं जाके करूंगा. फिर हैव साइन द डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, हैव कंडक्टेड लेवल 1 एंटिटी का ऑडिट फॉर एटलीस्ट 7 years. सो 2 क्राइटेरिया है. खुद को सीओपी का एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 साल का, लेवल 1 एंटिटी ऑडिट 7 साल, लेवल 1 एंटिटी ऑडिट 7 years का. देन ही शुड नॉट have any disciplinary action or proceeding pending, never been found guilty, never been convicted by a competent court, and should not have a obligation or conflict of interest with the PU या उसके पार्टनर्स या उसके पर्सनल से. भैया मेरे भाई बंधु की, मेरी मम्मी की, मेरे पापा की मैं सीए फर्म का रिव्यू नहीं कर सकता हूँ. ठीक है. तो 10 साल का प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस, लेवल 1 एंटिटी ऑडिट 7 years. ठीक है. रिव्यूअर का क्वालिफिकेशन. नो क्यूए. तुम्हारे एग्जांपल में क्यूए हार्दिक था. सो मैं मेरे साथ कितने क्यूए लेके आ सकता हूँ? एक ही. वो भी हमारी ही फर्म से होना चाहिए, वो भी प्रैक्टिस में होना चाहिए, उसको एक्सपीरियंस 1 साल का. मेरे को पीयर रिव्यूअर को 10 साल का प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस, क्यूए को 1 साल का एक्सपीरियंस, प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस. ठीक है. So the reviewer may take help of a QA while carrying out peer review. He can take help of only one QA, who should be a CA and does not attract any disqualification of CA Act 1949. Then the name of QA should be intimated to PRB. बेटा PRB मतलब peer review board. Such QA should have to sign a declaration of confidentiality. He should have no direct relationship with the PRB or PU. He shall be from the firm of the reviewer and have been working for at least 1 year as a member in practice. As a one year as a member in practice. Clear? Next, process of peer review. So in your book kindly open process of peer review. 3 stage है बेटा. Selections and planning, execution, reporting. Selection and planning, execution, reporting. So if you talk about importance, reporting a stage repetitive. Reporting is very repetitive. ठीक है. आ जाओ, इसमें कुछ MCQs मिल जाएंगे आपको. Let's do it. Now, first panelment of reviewers. It says the reviewer should be a member of institute and having 10 years का experience. अपन ऊपर से पढ़ा 10 years का practicing experience ऊपर से पढ़ा अपन ने, and he should be currently in practice. PRB shall intimate the reviewers so select and seek his consent within 7 days. So पूरा पैनल रिव्यूअर का बहुत सारे सीए लोग हैं वहाँ पर. So इंस्टीट्यूट बोलेगा वहाँ पर एक मैसेज ठोकेगा, बल्क मैसेज कि अरे भाई हमको है ना नमन एसोसिएट का पीयर रिव्यू करना, कौन कौन फ्री जरा बता दीजिए. आप रेडी हो तो आप हमें कंसेंट कर दीजिए विद इन 7 days में, रिप्लाई बैक कर दीजिए विद इन 7 days में. नंबर 2, इंटीमेशन टू पीयू.
अब पीयू को भी इंटीमेट करेगा भाई तुम्हारे बजाने हमारे इन राइटिंग इन्फॉर्मेशन विद सिलेक्शन फॉर पीयर रिव्यू अलॉन्ग विद द पैनल ऑफ 3 रिव्यूअर्स। तो कितना चॉइस देगा? 3 रिव्यूअर्स। सो दिस इज योर एमसीक्यू, 3 रिव्यूअर्स जाएगा। सो अज्यूम करो एबीएन को दिया, पीक्यूएन को में से कोई दिया, आरएसएन क्यू में से कोई दिया, बराबर। तो 3 फॉर्म का नाम दिया। नमन बोलता नहीं मैं तो एबीएन को में से एबी से करवाऊंगा रिव्यू। So he has to intimate the choice of reviewer to the board. Board मतलब कौन सा बोर्ड बेटा? PRB। PRB को इंटीमेट कर देगा within 7 days from the receipt of information and within 15 days of the receipt of information वो क्या देगा? वो अपना clientele list दे देगा। Send the completed questionnaire along with a list of clients। बेटा कौन से client की बात हो रही है यहाँ पर? बेटा लिख के बताओ मुझे कौन से clientों की बात हो रही है? कौन से clientों की बात हो रही है? He will send the completed question along with a list of clients. My question is कौन सा client? So Roar Gaming and Ruby, जिनकी इन्होंने ऑडिट कर रखी है बेटा, जिनकी एग्जिस्टिंग नहीं राजा, जिनकी इन्होंने ऑडिट कर रखी है। अरे मेरे पास मैं एक कंपनी, नमन लेटेसिज्म एक कंपनी के लिए खाली जीएसटी का काम करता है, एक कंपनी के लिए खाली वो टैक्स ऑडिट करता है, एक कंपनी के लिए शायद वो आरओसी का काम करता है, तो वो लिस्ट नहीं जाएगी। जो भी इनके अश्योरेंस, अटेस्टेशन, सिंपल भाषा में ऑडिट के जो क्लाइंट होंगे ना, उनकी लिस्ट जाएगी, उनकी लिस्ट जाएगी, उनकी लिस्ट जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। फिर अभी फॉर एग्जांपल उसने बोला कि मैं टाटा के ऑडिट कर रहा हूँ, टीसीएस के कर रहा हूँ, बिरला के कर रहा हूँ, आरआईएल के कर रहा हूँ, हिंदुजा के कर रहा हूँ, पूरी लिस्ट दे दी ऑडिट वालों की। अब उसमें से क्या होगा, ए बी क्या करेगा, कोई भी एक को सैंपल सिलेक्ट कर लेगा। तो मैंने बोला मैं आरआईएल का चेक करना चाहता हूँ, क्या आपके प्रोसेस है, क्या आपका सिस्टम है उसके लिए। नाउ फिर so I will select on random basis for review. Confirmation of visit. So the reviewer within 15 days of receiving the information from the PU will fix the dates to complete, for on-site review and to complete the process within 90 days of the receipt of initial communication to PU. पूरा peer review process 90 दिन में complete होना चाहिए from the date of initial communication to PU. जिस दिन inform किया PU को कि भाई तुम्हारी बजने वाली है, उस दिन से 90 दिन में पूरा process complete हो जाना चाहिए। On-site visit, only one is allowed, it should not extend beyond 7 working days, maximum 7 working days, maximum 7 working days. So on-site visit मतलब वो PU के ऑफिस में जाके काम करना, maximum 7 days के लिए। ठीक है, MCQs guys. Now execution. Initial meeting between the reviewer and PU to confirm the accuracy of responses to the question है, तो वो लोग जज कर लेंगे सारी चीजें, क्या ये सही है, ये गलत है। फिर कंप्लायंस रिव्यू में क्या चेक करेगा, वो मिस्सू, MISS, मिस्सो, मेंटेनेंस ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स, इंडिपेंडेंस, स्टाफ सिलेक्शन एंड सुपरविजन, staff selection and supervision and office administration to understand the working and control procedure of PU। जैसे आपने देखा होगा सर अगर PU सिलेक्ट नहीं करता है रिव्यूअर को, तो बेटा वो डिटेल प्रोसेस है कि वहां पर उनको बोला कि नहीं हमको 3 चॉइस देते हैं, उनको 3 में से आपको एक को सिलेक्ट करना होता है। तो फिर ICAI भेजेगा अपने हिसाब से कोई भी। ऑन साइड विजिट एक ही अलाउड होती है बेटा, सेम वो क्वालिटी रिव्यू में भी है, सेम यहाँ पर भी वही है। हाय गौरव, अब सुनो, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे CFM में ऐसा होगा कि आर्टिकल्स के लिए जो कैबिन होते हैं या जो क्यूबिकल्स होते हैं या जो आउटर स्पेस होते हैं, वहाँ पर AC नहीं होता है, बॉस के कैबिन में AC होता है। बहुत सारी फॉर्म में फिंगरप्रिंट इंप्रेशंस होंगे, व्हेन यू एंटर फिंगरप्रिंट इंप्रेशंस होते हैं कि आपको एंटर करना है, तो भैया वो बॉस के कैबिन में जाने के लिए भैया वो अंदर से लॉक खोलेगा तो ये होगा वो, बराबर। CCTVs होते हैं, कहीं पे ID कार्ड होता है कि ID कार्ड से आप ऑफिस एक्सेस ऑफिस में एंट्री मार सकते हो। फिर जब क्लाइंटल से डेटा आता है पूरा, तो वो एक क्लाउड है, क्लाउड में आपको सेव करना पड़ेगा वहाँ पर। तो ऑल दो सब प्रोसेस सो प्रॉपर प्रोसेस कैसा है इनके लिए। अब फॉर एग्जाम्पल अभी RIL की ऑडिट करने जा रही है, तो हाउ डज द बॉस सिलेक्ट्स आर्टिकल्स और द एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, उनमें से एंगेजमेंट पार्टनर कौन बन के जाएगा, तो उनका क्या प्रोसीजर होता है। तो ये सब चीजें क्या है, वो प्रोसेस का पार्ट है। तो यहाँ पर जो पीयर रिव्यू है, वो क्वालिटी चेक है कि भाई क्वालिटी क्या है इनकी ऑडिट की। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ अटेस्टेशन सर्विस एंगेजमेंट। अब मैं बोलता हूँ कि मैंने देखा कि नमन का रिव्यूअर के नमन का RIL के प्रति सिस्टम प्रोसेस सब बराबर है, तो ना आई हैव अ डाउट कि शायद टाटास के लिए गलत होगा, तो आई वांट टू चेंज माय सैंपल। सो इफ आई वांट टू मॉडिफाई माय सैंपल सो सिलेक्टेड, आई कैन डू इट एट स्टेज 2, दैट इज एग्जीक्यूशन स्टेज। सो ही कैन मॉडिफाई द इनिशियल सैंपल सो सिलेक्टेड फॉर रिव्यू इन कंसल्टेशन फॉर PU एट एग्जीक्यूशन स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट
रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स। अब आपने बचपन से सीखा है दो प्रोसेस होते हैं हमेशा, कंप्लायंस प्रोसीजर एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर। कंप्लायंस प्रोसीजर एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर। अगर आईसीएस है, मतलब सीसीटीवी है, वो थंब इंप्रेशन है, कार्ड इंप्रेशन, सब कुछ है वहां पर, तो प्रॉपर आईसीएस है वहां पर, तो आप क्या कर लोगे, कंप्लायंस सिस्टम लगा लोगे, कंप्लायंस प्रोसीजर लगा दोगे वहां पर। बट आप छोटी मोटी फॉर्म में ये सब तो होता नहीं बराबर, जैसे हमारे समय कुछ है नहीं है सब, तो अब वहां पर कैसे इवैल्यूएट करोगे सब चीजों को, तो यू विल फॉलो सब्सटेंटिव प्रोसीजर, यू विल फॉलो सब्सटेंटिव प्रोसीजर। Compliance procedure to know the worthwhileness of internal control, then he decides to whether to rely on internal control or not. In case of reply, his NTE, nature, time and extent of substantive procedure would be less and vice versa. Compliance procedure not necessary if the size of firm is small or medium, he may adopt only substantive procedure. छोटी मोटी फॉर्म होती है तो खाली substantive procedure लगाएगा वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट, रिपोर्टिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर सब कुछ बराबर है, सब कुछ बराबर है, तो रिव्यूअर क्या कर देगा, सीधा फाइनल रिपोर्ट दे देगा बोर्ड को। बट इफ द सिस्टम्स आर डेफिशिएंट और नॉन कॉम्प्लायंस इज ऑब्जर्व्ड, इफ द सिस्टम्स आर डेफिशिएंट और नॉन कॉम्प्लायंस इज ऑब्जर्व्ड, तो क्या देगा बेटा, वो वहां पर प्रीलिमिनरी रिपोर्ट देगा। सो एट द एंड ऑफ द रिव्यू, preliminary report would be given to PU before any report to the board in case systems and procedure found to be deficient or where non compliance has been observed। अगर सिस्टम डेफिशिएंट है या नॉन कंप्लायंस मिलता है तो कौन सी रिपोर्ट जाएगी, प्रीलिमिनरी रिपोर्ट जाएगी वहां पर, नो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट अदरवाइज। अगर सब कुछ बराबर है तो सीधा फाइनल रिपोर्ट। द रिपोर्ट वुड बी ऑन द लेटर हेड, इट वुड बी डेटेड, रिव्यूअर का साइन, मेंबरशिप नंबर एंड रिव्यूअर का कोड जाएगा वहां पर। फिर पीयू को दिया बोला भाई रिप्लाई कर इस पे, वो रिप्लाई करेगा विद इन 15 डेज, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, विद इन 15 डेज ही विल रिप्लाई टू द रिव्यूअर कि भैया हाँ ये गलती है। दो बातें हो सकती है, सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड तो क्या कर देगा, फाइनल रिपोर्ट दे देगा। नॉट सेटिस्फाइड हो तो क्या होगा, देखो अभी, इफ द रिव्यूअर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई, ही विल सबमिट अ कौन सी रिपोर्ट, मॉडिफाइड रिपोर्ट टू द बोर्ड। पहला वर्ड था प्रीलिमिनरी रिपोर्ट, टेम्पररी रिपोर्ट, ये मॉडिफाई, मॉडिफाई मतलब बेटा अदर देन क्लीन, क्वालिफाइड वाज इज क्लीन, ठीक है। फिर बोर्ड क्या बोलता है, चल एक काम कर, उसको सुधरने का मौका दे। द बोर्ड वुड रिकमेंड टू द पीयू एंड इंस्ट्रक्ट द रिव्यूअर टू कैरी आउट रिव्यू अगेन। कितने महीने बाद बेटा, आफ्टर 12 मंथ्स, आफ्टर 12 मंथ्स कौन सी रिपोर्ट के लिए, फॉलो ऑन रिपोर्ट के लिए। आफ्टर 12 मंथ्स कौन सी रिपोर्ट के लिए, 12 मंथ्स के लिए भी। अच्छा 12 मंथ्स के बाद फॉलो ऑन रिपोर्ट के लिए 12 महीना कम भी, बट स्टिल 6 मंथ्स रिक्वायर्ड, बट स्टिल 6 मंथ्स इज रिक्वायर्ड। द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स may be reduced by the board, but it should not be less than 6 months from the date of issue of report. So there were 3 kinds of report, 4। सब कुछ बराबर तो फाइनल, गड़बड़ तो पहले क्या जाएगी, प्रीलिमिनरी रिपोर्ट जाएगी। रिप्लाई आया, रिप्लाई आया, इफ यू आर सेटिस्फाइड तो फाइनल रिपोर्ट, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड तो मॉडिफाइड रिपोर्ट दे देंगे। फिर बोर्ड क्या बोलेगा, अच्छा हम इसको सुधरने का मौका देते हैं, तो 12 महीने में जाके वापस करना, जाके ए रिव्यूअर 12 महीने में वापस जाके रिव्यू करना, तो कौन सी रिपोर्ट के लिए, फॉलो ऑन रिपोर्ट के लिए। कौन सी रिपोर्ट के लिए, फॉलो ऑन रिपोर्ट के लिए। वर्किंग पेपर्स, ठीक है। If the reviewer is satisfied with the reply of PU, final report should incorporate the findings. फिर the reviewer shall document all his working papers and submit a copy to the board if called by board within 12 months of the completion of review or submission of the review report. तो भैया 12 महीने तक आपको पेपर संभाल कर रखने हैं, ए रिव्यूअर 12 महीने के लिए, ध्यान रखना, एमसीक्यू में हो सकता है। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ एविडेंस बाय द पीयर रिव्यूअर। ये भी आ चुका एग्जाम में कि भी आप रिव्यूअर हो, अब बताइए कैसे कैसे एविडेंस कलेक्ट करोगे। तो क्या करने का, इसमें बचपन का आंसर लेने का OIC है, बचपन का आंसर OIC है, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, कंप्यूटेशन, एनालिटिकल रिव्यू, इंक्वायरी। ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, कंप्यूटेशन, एनालिटिकल रिव्यू, इंक्वायरी, OIC है। ओ रे IC बोलते थे बहुत लोग इसको, री परफॉर्मेंस भी होता है इसमें। ऐसे तो बहुत सारी टेक्निक्स है एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, स्क्रूटिनी ऑफ BRS हो गया, लेजर हो गया, पोस्टिंग चेक करना, कास्टिंग चेक करना हो गया, बट ओ रे IC वाज वेरी रिपीटेड, अपन एग्जाम में भी पढ़ते थे उसको। सो देखो उसी को यूज करते आंसर पढ़ते अपन। Observation consists of a procedure. Observation consists of a procedure or a process being performed by other. So, for example, while conducting on-site review, the reviewer may review the performance of internal control. That's observation, guys. Inquiry. Inquiry करना मतलब क्या होगा बेटा, पूछताछ करना। किससे, फॉर्म के पर्सनल से, प्रोप्राइटर तो प्रोप्राइटर से, कोई अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो भैया उनसे, उनके कोई पार्टनर या कोई डेडिकेटेड बंदा दे रखा होगा। ऑफ सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पार्टनर डेसिग्नेटेड बाय PU फॉर द पर्पस और द सोल प्रोप्राइटर और द नॉलेजेबल पर्सन विद इन द PU। इंक्वायरीज में ऑल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम द रिस्पॉन्सेज टू द क्वेश्चन जो उन्होंने दिया था हमको भर के, दे में ऑल्सो अराइज फ्रॉम द इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेंटेन बाय PU। तो ऑब्जर्वेशन हो गया बेटा, इंस्पेक्शन हो गया, सॉरी ऑब्जर्वेशन हो गया और मेरा इंक्वायरी हो गया। फिर while observation and inquiry may consider to be an external independent sources of evidence, इंस्पेक्शन मेनली कंसिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो जो मैं कागज पत्र देखूंगा उसको बोलते हैं इंस्पेक्शन। सो बेटा आपका इंस्पेक्शन आ गया, आपका इंक्वायरी आ गया, आपका ऑब्जर्वेशन आ गया। The reviewer, in order to carry out review effectively, should have a proper understanding of the documents maintained by the PU. आपने देखा होगा अल्फाबेटिकली अपन ऑफिस में एक वो होता है ऊपर शेल्फ जैसा होता है, उसमें सारे क्लाइंटों की फाइल रखी होती है बराबर, अल्फाबेट जनरल मेंटेन करता है, ईयर वाइज भी कोई मेंटेन कर लेता है। फिर उसका पूरा
जो लिस्ट जो इंडेक्स है वो एक एक्सेल शीट में होता है जो बॉस के पीसी में सेव होता है. सो बाई चांस अगर मुझे किसी क्लाइंट की 18-19 की फाइल निकालनी है तो बोलते हैं ना कि भैया ये क्लाइंट का 18-19 का फाइल निकालो, तो वो शेल बराबर है. तो ये डॉक्यूमेंटेशन इसलिए मेंटेन करते हैं अपने पास भी. ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन 3 लिखना है. ओआईसी में से 3 है यहां पर. फिर ये भी अभी अपन ने आई थिंक मॉक या आरटीपी की देखा था, तो उसमें क्वेश्चन आया था ये क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ सैंपल फॉर रिव्यू. अब पता है अपन ने आगे पढ़ा था कि रिव्यूअर ने रिलायंस को सिलेक्ट किया, फिर बाद में बोला नहीं रिलायंस का बराबर है, मैंने टाटा को सिलेक्ट किया या बिरला को सिलेक्ट किया. सो ऑन व्हाट बेसिस ही सिलेक्टेड दैट पर्टिकुलर क्लाइंट. सो इसमें यहां पर रीजंस दे रखे हैं. सर साइज एंड द नेचर किसका, ऑफ दैट अश्योरेंस ऑडिट, आई मीन ऑफ दैट अश्योरेंस क्लाइंट, आरआईएल हाथी इंडिया का आरआईएल. ठीक है, फिर फीस चार्ज, कितना पैसा चार्ज कर रहे हैं आप. जनरली प्रिवेलिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. अब प्राइवेट कंपनी की जब अपन ऑडिट करते हैं तो उसमें तो क्या होता है 28 सितंबर को शुरू करते हैं, बराबर. प्राइवेट कंपनी की जब रिव्यू होती है, जब अपन ऑडिट कर रहे होते हैं 25 सितंबर के आसपास करते हैं. पर जब लिस्टेड की ऑडिट होती है या कोई पब्लिक कंपनी है या कोई मोटा क्लाइंट है जो पैसा जाके देकर आता है, ज्यादा देकर आता है, तो बॉस भैया सर आपका हो जाएगा, कम टेंशन में दे दो. 4-5 आर्टिकल लग जाते हैं वहां पर काम करने के लिए. छोटी मोटी प्राइवेट कंपनी वाले देख लेंगे क्या करना है बाद में. फिर मेथड्स अडॉप्टेड बाय द पीयू, नंबर ऑफ पार्टनर्स और मेंबर्स इन्वॉल्व. फॉर एग्जांपल कितने लोग उस क्लाइंट पे लगे हुए हैं, कितने पार्टनर्स उस क्लाइंट पे लगे हुए हैं, दैट्स वन ऑफ द रीजन टू सिलेक्ट दैट फॉर सैंपल. फिर नंबर ऑफ लोकेशन ऑफ ब्रांच ऑफिस ऑफ द अश्योरेंस एंगेजमेंट, कितने उनकी ब्रांचेस है. ठीक है, ये कुछ रीजन है, ये कुछ रीजन है बेटा आपको जो चेक करना होगा. क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ सैंपल फॉर रिव्यू, रिपीटेड आंसर भी. देन एक आपकी बुक में एक आंसर होगा स्टेप वाइज अप्रोच अडॉप्टेड बाय पीयर रिव्यू. एक आंसर होगा बेटा स्टेप वाइज अप्रोच अडॉप्टेड बाय द पीयर रिव्यू, उसको मार्क कर लीजिए, वो रीड करना है आपको. स्टेप वाइज अप्रोच, ठीक है. फिर एक ये लास्ट आंसर है इसका, अ पीसीए इज अपॉइंटेड टू कंडक्ट द पीयर रिव्यू ऑफ अनदर प्रैक्टिसिंग यूनिट. व्हाट एरियाज ही शुड कंसीडर, ही शुड रिव्यू एन असेसमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द पीयू. यहां पर खाली किसकी बात कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है. सो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, सेक्शन 141 सबसेक्शन 3, कोई मुझे बता पाएगा क्या है वो 141 सबसेक्शन 3? बाय एनी चांस कुछ आइडिया 141 सबसेक्शन 3 क्या होता है वो? ऑफ CA 2013 कंपनी से 2013. हार्दिक 141 सबसेक्शन 3. डिस्क्वालिफिकेशन करेक्ट, डिस्क्वालिफिकेशन. ठीक है. सो उसमें आपको बताओगे इंडिपेंडेंस के अपने बहुत सारी चीजें देखी है कि जब आप ऑडिटर बनने जाते हो वहां पर तो भैया शेयर्स नहीं लेना है आपको, इंडेप्टेडनेस नहीं होनी चाहिए, गारंटी नहीं होनी चाहिए. अमाउंट दे रखी है उनके लिए, तो इंडेप्टेडनेस के लिए 5 लाख है, गारंटी के लिए 1 लाख है. मेरा रिश्तेदार 1 लाख तक के शेयर होल्ड कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं होल्ड कर सकता, बराबर. सो छोटी मोटी फर्म में ये जनरली चेक नहीं होता, मतलब होता होगा नो डाउट, बट इतना ज्यादा सीरियस नहीं होता. आई थिंक बिग 4 से GT से नमन वॉज देयर एंड मेघा वॉज फ्रॉम अ बिग 4. आपने अगर कभी ऑडिट की होगी कोई बैंकों की या फिर कोई बड़ी कंपनी की, सो कैसा होता है कि वहां पर आपको जब आप ऑडिट पे जाते हो साइन तो पार्टनर करेंगे. आप जब ऑडिट पे जा रहे हो तो वो आर्टिकल से भी एक डिक्लेरेशन लेते हैं कि भैया मैं उस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए इंडेप्टेडनेस नहीं है, ना गारंटी दे रखी है, ना कोई लोन ले रखा है, ना कोई शेयर्स बाय कर रखे. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम ऑडिटिंग ICICI बैंक, ठीक है, आई एम नॉट अ CA, आई एम जस्ट एन आर्टिकल देयर. सो लोग मुझसे भी साइन करवाएंगे कि हाँ आपने कोई शेयर नहीं ले रखा है, कोई लोन नहीं ले रखा है. इमेजिन आई एम जस्ट एन आर्टिकल. क्यों? क्योंकि उनको वो इंडिपेंडेंस मेंटेन करना पड़ता है. दैट्स कॉल्ड एज क्वालिटी ऑफ ऑडिट. अपने तो क्या होता है, अपना तो चलो मैं बोलता नहीं वो सब चीजें. करेक्ट. निकुंज पटेल आपने जो कहा डिक्लेरेशन कर साइन कराते हैं अपने से, तो ये सब चीजें क्वालिटी मेंटेन होती है बड़ी बड़ी फर्म्स में. ठीक है, छोटी मोटी में भी होगा, कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे, बट इतना ज्यादा वो सीरियसनेस नहीं होता. सो ये वो चीज है. तो ये 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. ये आया हुआ ये भी आंसर, ये क्योंकि क्वेश्चन समझना, इन असेसमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द PU, इंडिपेंडेंस चेक करने के 4 क्वेश्चन होने चाहिए. पहला, does the PU have a policy to ensure independence, objectivity and integrity on the part of the partners and staff, and who is responsible for the policy? मतलब पहला पॉलिसी है क्या. Number 2, does the PU communicate these policies and expected standards of professional behavior to the staff? पॉलिसी है तो सही, पर बताया क्या? पॉलिसी है क्या, कम्युनिकेट किया क्या? पॉलिसी है क्या, कम्युनिकेट किया क्या? तीसरा,
डज द पीयू मॉनिटर द कंप्लायंस विद द पॉलिसी एंड प्रोसीजर रिलेटिंग टू इंडिपेंडेंस? बता तो दिया, पर भैया बाई चांस वो अगर फॉलो हो रहा है नहीं वो तो चेक कर। तो तीसरा क्या आएगा, मॉनिटर किया क्या। चौथा, डज द पीयू periodically review the PU's association with the clients to ensure objectivity and independence? तो उस पर्टिकुलर क्लाइंट के प्रति रिव्यू किया क्या। 4 पॉइंट है, पॉलिसी है क्या, कम्युनिकेट किया क्या, मॉनिटर किया क्या, रिव्यू किया क्या। पॉलिसी है क्या, कम्युनिकेट किया क्या, मॉनिटर किया क्या, रिव्यू किया क्या। ठीक है। सो अगर आपको हिंदी में बाजू में लिखना, लिख सकते हो कि 4 पॉइंट्स ऐसे ही लिखने पड़ेंगे। डज द पीयू हैव अ पॉलिसी टू एंश्योर इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी ऑफ पार्टनर्स एंड स्टाफ, एंड हु इज रिस्पांसिबल फॉर दिस पॉलिसी? नंबर 2, डज द पीयू कम्युनिकेट दिस पॉलिसीज टू द स्टाफ एंड the expected standards of the professional behavior of the staff? Number 3, does the PU monitor the compliance with this policy? 4, does the PU periodically review these policies with clients to ensure objectivity and independence? ठीक है, पॉलिसी है क्या, कम्युनिकेट किया क्या, रिव्यू मॉनिटर किया क्या, रिव्यू किया क्या। फिर छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्टिव, अ रिव्यू शैल नॉट एक्सेप्ट एनी प्रोफेशनल असाइनमेंट फ्रॉम द पीयू फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। 2 years तक वो कूलिंग पीरियड है कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो मैं नमन से कोई भी काम एक्सेप्ट नहीं कर सकता 2 साल तक। ठीक है, चैप्टर इज ओवर गाइस। चैप्टर इज ओवर, 2 चैप्टर डन। कोई डाउट, किसी कुछ पूछना पूछ लीजिए। कोई फीडबैक, कैसा लगा, क्या था, मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, स्पीड बराबर है, विजुअलाइजेशन बराबर है, आवाज़ बराबर है, जो भी है बता दीजिए। मंजी मीन्स इट मीन्स, मंजे मतलब इट मीन्स। बेटा नमन की फर्म से ए बी कैन नॉट टेक एनी वर्क फॉर 2 years। CA final quick recap wrote, your teaching was excellent। वॉज मतलब अभी नहीं है। स्वाति, बाकी लोग पहली बार पढ़ना ना, आपको तो आता है, आपको तो क्या चाहिए, बस खाली मेरी आवाज चाहिए। बाकी आ जाओ, क्या करें अभी, ऑडिटर्स कर ले भी फटाफट, ऑडिटर्स हो जाएगा 1 घंटे पर में, ऑडिटर्स हो जाएगा। रूबी का स्पेसिफिकली लिखा हुआ नहीं है। मेरे ख्याल से उसी साल का होना चाहिए रिव्यू। तो पुराने डेटा चेक करोगे, क्या करोगे, इस साल की आपने क्वालिटी कैसे कर रखी है। मुझे नहीं पता क्या बोलो 7 ईयर, आपने कहाँ से पढ़ा वो सर से पूछ लीजिए बेटा। ज्योति ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, एग्जाम स्ट्रैटेजी ऑडिट के लिए कैसे पढ़ने बताया हुआ है। ओके, लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 5 minutes, देन विल कंटिन्यू। इसके बाद हम ऑडिटर्स करेंगे आज। फिर आई थिंक टाइम अप हो जाएगा, विल डू ऑडिटर्स। क्विक रिकैप ऑफ ऑडिटर्स आफ्टर 5 minutes।
Hi guys, what's up? Abni Kayala, thank you very much. Let's start. We are back. Thank you. Quick recap. What's your good name, beta? Thank you, Sachin. Thank you. Oops. We're back. Let's start with auditors. So I'll not go in depth because सबको ऑडिटर देखो अपने आईपीसी में पढ़ा हुआ है, फाइल में पढ़ा हुआ है, ठीक है. फटाफट एक क्विक रिकैप दे दो आपको ऑडिटर्स का. सो ओपन ऑडिटर्स इन द बुक. ओल्ड सिलेबस कॉमन फॉर लॉ ऑडिट बोथ, न्यू सिलेबस ओनली फॉर ऑडिट. लेट्स वेट फॉर 1 मिनट, सब लोग जब तक ज्वाइन हो जाएंगे. बाकी और बताओ जनता, हाउस एवरीथिंग एट योर एंड. अब तो क्या रिश्तेदारों में केसेस हो रहे होंगे, रिश्तेदारों में तो जान पहचान वालों में सब में केसेस फैल रहे हैं. गाइस प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. ओह एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ICAI हैड कंफर्म. कुछ भी कर लो भैया, एग्जाम होगा. कुछ भी कर लो, एग्जाम होगा. कल SOP आई गई एग्जाम में. हार्दिक, काइंडली अरेंज फॉर द मास्क एंड द ग्लव्स. So guys, please take care of your health. That is very important and trust me, है बीमारी है. ओमकार कैसा है? तो गाइस ओमकार हमारे बीच का सबसे जूनियर स्टूडेंट है. ही इज फाउंडेशन स्टूडेंट. हाँ हार्दिक, पीपी किट भी फिर वो बाद में बिल भी तो हमें भेजेगा ना. अरे उन लोगों ने रखा है स्पेयर पार्ट, बट तुमको पता है ना अपने CA की बिरादरी कैसी है. देखो फोकट में जो मिलता है ले लो भाई, घर वालों के लिए भी काम आएगा. पता है जरा, पहले डे 1 को आधे सारा सैनिटाइजर आउट. आधे तो वहीं नहा भी लेंगे. अरे नहा ही लेते सैनिटाइजर से अपन. सो गाइस बात उस टाइम की नहीं है. बेटे ट्रांसपेरेंट सैनिटाइजर, अरे कोई बच्चा उसके अंदर कुछ डाल के लेकर आ गया तो पीने के लिए फिर. So my important point here is कि we are at 9th October एग्जाम 1 तारीख से 20-21 दिन है. योर सेफ्टी, योर फैमिली सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि देखो अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ ना, मतलब इट विल इम्पैक्ट योर एग्जाम. ये 21 दिन एंड वो 16 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब हम सबके पेरेंट्स की, जैसे अगर आप 25 साल के तो मम्मी पापा 50 के होंगे करीबन, एंड उनको पता उनके इन्फेक्शंस के जो रेशियो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अस. सो यू हैव टू मेंटेन योर इम्यूनिटी लेवल. आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको कॉन्सेंट्रेशन भी करना है, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप वो घर के काम जो सामान वामान लाना वाना वो भी मैनेज करना है, सो दैट योर पेरेंट्स डोंट गेट इन्फेक्टेड. एंड ट्रस्ट मी, मुंबई इज एट. कैमरा चला गया क्या? हेलो अल्फा टू चार्ली, कम इन चार्ली. कैमरा बाबू आजा. आ गया कैमरा, आ गया बाबू आ गया. सो तुम्हारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा. तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप उनका ख्याल रखें. क्योंकि देखो अगर घर पे किसी को भी होता है, देन अगेन इट विल मेंटली अफेक्ट योर एग्जाम्स, राइट. सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस फॉर द नेक्स्ट 20 days ऑफ दिस एंड 16 days ऑफ योर एग्जाम पीरियड. ठीक है, दिवाली कम लेवल पे बनाना चल जाएगा, नवरात्रि कम लेवल पे बनाना चल जाएगा, बट मेक श्योर कि वो इन्फेक्शन ना आए इन योर इमीडिएट फैमिली मेंबर्स जहाँ से आपको एग्जाम देनी है. क्योंकि फिर वो बहुत इश्यूज हो जाएगा. अब इंस्टीट्यूट ने वो भी बोले ना ऑप्ट आउट वाला एग्जाम, नवंबर 20 से भी आप ऑप्ट आउट कर सकते हो जिसको करना है वॉलंटरी. बट अगेन साल बर्बाद हो जाएगा, 6 महीने बर्बाद हो जाएंगे. सो इट्स गोना बी टफ एंड ट्रस्ट मी. ओमकार अंधेरी में होता है. So guys, please take care of your health. That's very important. Mentally, physically, you have to be very strong. काढ़ा वाड़ा पीते रहिए, गर्म पानी पीते रहिए, गर्म पानी से नहाते रहिए, गर्म पानी में डूबते रहिए बस. बट मेक श्योर कि आप एग्जाम दीजिए, सो दैट जनवरी में जब रिजल्ट आए तो एटलीस्ट दैट वुड बी अ डे वेयर यू लिव कि हाँ ठीक है यार, जीवन बहुत अच्छा है. I would request each one of you to please take care of your parents also. That's very important. क्योंकि I have seen, मतलब मैं तो ऑब्जर्व रोज ही कर रहा हूँ चीज़ें, 50+ वालों के लिए बहुत टफ हो रहा है, बहुत टफ. एंड देन पैसा, डॉक्टर्स एटसेट्रा, हेल्थ, एंड देन मेंटली इट अफेक्ट्स यू.
मेक श्योर कि वो आपको कहीं इन्फेक्ट ना करते, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। लेट्स प्रोसीड। कोशिश ये रहेगी हमारी अब की बार नवंबर पार। ग्लव्स ऑप्शनल है, रिकमेंडरी पढ़ लीजिएगा बाद में, ठीक है, बाद में पढ़ लीजिएगा। अरे भाई तो बताना पड़ता है, मतलब जैसे बहुत सारे शहरों में क्या चीजें खुल गई है। चलो लेट्स स्टार्ट। क्वालिफिकेशन, अब देखो इसमें जो सेक्शन नंबर है बेटा वो शुरू होते हैं हमारे, देखो हमने क्या था 123 से 127 वाज डिविडेंड, 128 से 138 वाज योर अकाउंट्स ऑफ कंपनी, 139 से 148 इज योर ऑडिटर्स, 148 तक इज ऑडिटर्स, ठीक है। सनी कुमार कहां से बेटा? तो सनी ब्लू है, सनी सनी बेटा कहां से आप? 139 to 148। Now we start with first section 141 1 and 2 क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन। बहुत सिंपल है, अगर आप इंडिविजुअल तो CA प्लस COP होना चाहिए, अगर आप फॉर्म में तो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर शुड बी CA प्लस COP, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर शुड बी CA प्लस COP, ठीक है। देन 141 3 and 4 टॉक्स अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन, वेरी रिपीटेटिव। अच्छा, मैं बांग्लादेश से लाइव रिपोर्टिंग, आप इंडिया से हो। कहां से बेटा, कौन से शहर से? ये जरूर बीकॉम वाला होगा, ये बीकॉम वाला ही है, सीधे मुंह बोलने नहीं होता ना इन लोग को, बीकॉम वाले हैं। इससे तो बच्चे सेफ फाइनल में फेल होते हैं, जो पूछा उसका जवाब नहीं देंगे, हमको उल्टा ही जवाब देने का है, ठीक है। मोहित देखते हैं, अगले सेशन में ले लूंगा वो, जब न्यू सिलेबस करवाऊंगा 3 टॉपिक है आपको, फॉरेंसिक, क्वालिटी एंड वो, तो वो करेंगे, ठीक है। नो पॉलिटिकल कमेंट्स सनी, लेट्स रेस्ट्रिक्टेड टू स्टडीज ओनली। ये देखो अभी पहला, फर्स्ट कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन LLP, ठीक है। तो कंपनी दूसरी कंपनी की स्टार्ट ऑडिटर नहीं बन सकती, एक कंपनी दूसरी कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती, ठीक है। नंबर 2, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, तो एक कंपनी का अगर जो डायरेक्टर है उस कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकता। अगर मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ, मेरा CA भी हूँ, मेरे पास COP भी है, मेरी खुद की फर्म भी है, पर मैं उस कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकता। मैं तो कर ही नहीं सकता, सब मेरे जो पार्टनर्स हैं, अज्यूम करो हार्दिक नंबर मेरे पार्टनर्स हैं, तो वो भी नहीं कर सकते, ठीक है। अ पर्सन हुज इन पार्टनर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, तो 3 बेसिक अपने डिस्क्वालिफिकेशन है, पहला बॉडी कॉर्पोरेट, नंबर 2 ऑफिसर और एम्प्लॉय बॉडी कॉर्पोरेट, नंबर 3 पार्टनर और ऑफिसर ऑफ एम्प्लॉय और ऑफिसर ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट, तो 3 ये डिस्क्वालिफिकेशन है। 4th D, a person or whose relative or a partner is holding any security, is holding any security, is holding any security or interest in CHAS, and I say CHAS guys, company holding associate subsidiary of such holding, कहीं भी पूरे ग्रुप में अगर आपने कुछ भी एक भी रुपए का शेयर होल्ड किया, अगर अभिषेक बंसल ने RIL का एक भी रुपए का शेयर होल्ड किया, डिस्क्वालिफाइड। RIL में तो हुई हूँ, साथ में पूरे ग्रुप में उनके सब्सिडरी एसोसिएट सब में डिस्क्वालिफाई हो जाऊंगा। अच्छा, हावेवर रिलेटिव में होल्ड शेयर्स in a company of face value not exceeding 1 lakh, so maximum आप कितने, आपको एक भी रुपए का होल्ड नहीं करना है, पर जो आपके रिश्तेदार है, ठीक है, तो जो मेरी सगी बीवी है, और इसको लिसन, मेरी जो सगी बीवी है वो शेयर्स होल्ड कर सकते कितने, मैक्सिमम 1 लाख रुपए के। सो बेबी का जो थोपड़े का जो वैल्यू होगा, मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम 1 लाख रुपीज, मैक्सिमम 1 लाख रुपीज, मैक्सिमम 1 लाख रुपीज, मैक्सिमम 1 लाख रुपीज। मार्केट वैल्यू कितनी भी होते लेने गया, मैं एक भी रुपए का होल्ड नहीं कर सकता हूं, बट माई वाइफ कैन होल्ड शेयर्स ऑफ मैक्सिमम 1 लाख रुपीज, ठीक है। मार्केट वैल्यू तेल लेने का क्वेश्चन में कंफ्यूजन आएगा, बहुत कंफ्यूजन करता है वो, मार्केट वैल्यू, पेड अप वैल्यू, नहीं ये वैल्यू, फलाना डिगला भाड़ में गया, ठीक है। अब बेबी के पास 80,000 के शेयर है, 80,000 थोपड़े की वैल्यू बेबी की, फेस वैल्यू 80,000 रुपीज। कैन आई बी द ऑडिटर, येस और नो? कैन आई बी द ऑडिटर, येस और नो गाइस, कम ऑन टेल मी। लाइव रिपोर्टिंग करते हो अभिषेक बंसल, कैमरामैन उदय त्रिपाठी के साथ।
सनी, व्हेन इज योर अटेम्प्ट? ठीक है, सबने यस बोला है तो मैं ऑडिटर बन गया, अब आई टेल यू दिस गर्ल्स, दिस लेडीज, लॉट ऑफ ईगो, लॉट ऑफ एटीट्यूड, चर्बी। पहले 80,000 के शेयर्स लिए थे तो हम ऑडिटर बन गए। अब मैडम ने क्या किया, 1.25 लाख के शेयर्स ले लिए, फेस वैल्यू 1.25 लाख के शेयर्स ले लिए। पहले 80,000 के शेयर्स थे, अब 1.25 के हो लिए। सो पहले जो था, ठीक है, तो पहले 80,000 के शेयर्स थे, अब 1.25 के। तो पहले तो मैं क्वालिफाई था, अब क्या हो जाऊंगा बेटा मैं, अब क्या हो जाऊंगा, 1.25 लाख के शेयर्स हो गए। सनी जैन, वेयर आर यू? Sunny Jain, where are you? You are where, Sunny Jain? Jain, Sunny, you are you where? आपसे सवाल पूछा गया, बताएंगे? निकुंज पटेल, आपका जवाब गलत है बेटा, आपको चेक करना होगा एक बार। सर आप डिस्क्वालीफाइड नहीं हो, आप डिस्क्वालीफाइड तो, पर आप इमीडिएट डिस्क्वालीफाइड नहीं हो, आपको मौका दे देगा 60 डेज का। कितने डेज का? 60 डेज, 60 डेज, 60 डेज, 60 डेज, 60 डेज। तो सर आपको एक्शन लेना पड़ेगा 60 डेज में। क्या? या तो बेबी मैम को लो, दीदी शेयर्स बेच दो, कितने तक के कर दीजिए आप? 1 लाख तक के कर दीजिए। बेबी बोलते भाग यहाँ से, मैं नहीं करें, जो उखाड़ने का उखाड़। क्या करने का फिर? बेबी मैम तो नहीं कर रही है, बेबी मैम तो 1.25 है, क्या कर देंगे अपन फिर? छोड़ देंगे। किसको? कंपनी को छोड़ देंगे। आई एम वेरी क्लियर, कंपनी को छोड़ देंगे। जो वहां से बोल रहा है बेबी को छोड़ देंगे, भगवान उनको पॉटी देकर, ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। सो भैया आपको 60 डेज मिलेगा। नेक्स्ट, इनडेप्टेड टू छास। इनडेप्टेड मतलब आपने कुछ लोन ले रखा है, टिकट कुछ उधारी पड़ी है, कितने रुपए की? इन एक्सेस ऑफ 5 लाख, इन एक्सेस ऑफ 5 लाख, इन एक्सेस ऑफ 5 लाख। अच्छा, यहाँ पर लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, सर रिश्तेदार के भी 5 लाख है, सबका मिला हम लोग के 5 लाख है। जो एक्सेप्शन है वो शेयर्स वाले में अलग से दे रखे रिलेटिव के लिए। सर 4 रिलेटिव रिश्तेदार है मेरे, किसने? 30, तो कितना हो गया? 120 हो गया बेटा, वहां पर 1,20,000 रुपया हो गया। मेरा एक टाबर 1, टाबर 2, टाबर 3, टाबर 4, 4 बच्चों ने मेरे शेयर रखे 30,000 की, 1,20,000। क्वालिफाइड, डिस्क्वालिफाइड बच्चों, कम ऑन टेल मी, क्वालिफाइड, डिस्क्वालिफाइड, क्वालिफाइड, डिस्क्वालिफाइड। हाँ स्वाति, कंपनी में देखने एक ही डाउट कितने बार पूछ चुकी, तो पहले 6 महीने पहले भी एक बात पूछ चुकी थी, ठीक है। कंपनी में देखने, वो एक्सेप्शन खाली कंपनी में है। 120 आएगा, 120 है। क्वालिफाइड, डिस्क्वालिफाइड? जितने भी आपने करने हैं कर लो, उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जितने भी आपको जनता को देने हैं, ठीक है, जितने करने कर लो, कोई रेस्ट्रिक्शन है। बट सब मिला मिलो के मैक्सिमम 1 लाख तक के होल्ड कर सकते हैं, मैक्सिमम 1 लाख तक के होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। उसके आगे डिस्क्वालीफाइड। नेक्स्ट, आपने गारंटी दे रखी तो 6 से एक्सेस ऑफ 1 लाख, डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। सो इंडेप्टेडनेस के लिए मोर देन 5 लाख है, गारंटी के लिए मोर देन 1 लाख है, टू 6 डिस्क्वालीफाइड। नेक्स्ट, अ पर्सन और अ फर्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस रिलेशनशिप विद छास, आपका बिजनेस रिलेशनशिप के साथ आप डिस्क्वालीफाइड हो। सर पर 2 एक्सेप्शन है वहां पर, 2 एक्सेप्शन। पहला एक्सेप्शन है इन नेचर ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज, इन नेचर ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज। नंबर 2, इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एट आर्म्स लेंथ प्राइस, वो भी किधर देखना है? हटा में देखना है। होटल्स, एयरलाइंस, टेलीकम्युनिकेशन, हॉस्पिटल, एनी अदर। होटल्स, एयरलाइन, टेलीकम्युनिकेशन, हॉस्पिटल, एनी अदर, ठीक है। या तो प्रोफेशनल सर्विस आप रेंडर, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी का टैक्स ऑडिटर बन जाता हूँ, टैक्स ऑडिटर, सो मैं रिलायंस का टैक्स ऑडिटर, वो मुझे पैसे दे रहे हैं, सो बिजनेस रिलेशनशिप हुआ, आप उसके स्टार्ट ऑर्डर बन सकते हो, क्वालिफाइड हो, बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो एक्सेप्शन में है वहां पर, ठीक है। दूसरा है आपका बिजनेस रिलेशनशिप एट एएलपी, वो भी कहां? हटा 7 हटा। होटल्स, एयरलाइंस, टेलीकम्युनिकेशन, हॉस्पिटल, एनी अदर। देन a person whose relative or is an employment as a director or KMP in the company, a person whose relative is a director as an employment of a company as a director or KMP, key management person. So for example, AB की बीवी, baby, she is a director in Baby Limited, she's a director in Baby Limited. Can I audit Baby Limited, guys? Can I audit Baby Limited? Yes or no? Can I audit Baby Limited? Be quick, we have time till 30 minutes more to go, फिर अपना सेशन खत्म हो जाएगा आज का। Can I audit Baby Limited? Yes or no? Come on guys, be quick, be quick. Nups, sorry, you cannot audit. Okay, हमारे एक subsidiary है Santa Limited. Santa is my tiny tot. Can I audit Santa Limited? I am a director in Baby Limited. Baby की एक subsidiary है Santa Limited. Can I audit? I am CA, I am CA.
कैन आई ऑडिट संता लिमिटेड? अदिति के बाद आंसर जो आएंगे वो आई ऑब्जर्व दैट. रक्षा कह रहे हैं नो. Samuel says yes. Others say na 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 na. Rahila says na 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 no na no ni no na. Pooja ji कह रही है yes. Ruby कह रही है yes 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 yes. Road gaming no. Sanju na no yeah you should ha. Walla walla. Yes, you can definitely audit because the words are very clear. A person whose relative is a director in the company, in the company, in the company, in the company, you are disqualified only in the company. अगर उसके एक सब्सिडरी है या अगर वो छास है वहां पर कर ले ऑडिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बिंदास लिखा हुआ नहीं है वहां पर कहीं भी, बिंदास कर सकते हो. ठीक है. देन a person who's in full-time employment or a person or partner firm holding maximum 20 more than 20 audits is disqualified. So you can hold maximum 20 audits. एक CA firm में 3 partners है, 20 60 audits. सब मिला मिलो के 60 होनी चाहिए. इंडिविजुअल को भी ध्यान रखना. लिमिट इज एप्लीकेबल पर प्रैक्टिसिंग पार्टनर. लिमिट इज एप्लीकेबल पर प्रैक्टिसिंग पार्टनर. उन 20 में चार्ज एंड काउंट नहीं होंगे. OPC स्मॉल डोरमेंट एंड अ प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ लेस देन 100 crores. OPC स्मॉल डोरमेंट प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ लेस देन 100 CR, लेस देन 100 CR, लेस देन 100 CR, लेस देन 100 CR. ठीक है, ध्यान रखना चीजें, ध्यान रखना. अब मेरा क्वेश्चन ये है, सेक्शन 8 कंपनीज गाइस, सेक्शन 8 कंपनीज को 20 के लिमिट में काउंट करना है या नहीं? यस और नो. सेक्शन 8 को 20 के लिमिट में काउंट करते हैं कि नहीं करते? टेल मी गाइस. सेक्शन 8 को 20 के लिमिट में काउंट करते हैं कि नहीं करते? सर आप करते हैं काउंट, करते हैं काउंट, करते हैं काउंट, करते हैं काउंट. बिकॉज जो बेनिफिट दिया खाली किसका दिया? OPC स्मॉल डोरमेंट प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल लेस देन 100 CR. करते हैं काउंट, करते हैं काउंट, करते हैं काउंट. किसी का डाउट था बेटा? लिमिट इज एप्लीकेबल पर पार्टनर, पर पार्टनर. सो अज्यूम करो अगर मिस्टर ABC 3 पार्टनर तो 20 20 20 तो पूरी फॉर्म की 60 ऑडिट है. बट ध्यान रखने के एक इंसान BC कर सकता है. अब आधे लोग सोचते हैं क्या हो गया इसको, आधे लोग सोचते हैं इसने 15 कर दिया, इसने 25 कर दिया, इसने 20 किया. इसमें बताओ मुझे अलाउड या नॉट अलाउड? अलाउड या नॉट अलाउड? ये ब्रेकअप है 15 25 20 टोटली 60. 60 अलाउड या नॉट अलाउड? Allowed, not allowed. The breakup is 15 25 20. The answer is not allowed, 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 not allowed. Because the limit is applicable पर प्रैक्टिसिंग पार्टनर. आधे बच्चों के सर फॉर्म करो 60 हो गया ना. अबे लिखा है वहां पर क्लियर, लिमिट इज एप्लीकेबल पर प्रैक्टिसिंग पार्टनर, पर प्रैक्टिसिंग पार्टनर. वो टैक्स वर्ड में जो है ना वो 180 वाला 60 60 60 अगर एक इंसान ने 180 साइन कर ली, वो टैक्स वर्ड के वो गाइडलाइंस है, क्योंकि आईसीए की वो एक्ट में कहीं लिखी हुई नहीं है. आईसीए के गाइडलाइंस के तहत आ रखे है, वहां पर वो अलाउड है. यहां पर शुभम शर्मा जी कहते हैं इवन अ पार्टनर कैन साइन 60. और रे 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 बहुत ही उमदा खेल रहा बेटा, बहुत ही उमदा. आई फील लाइक डांसिंग विद जॉय. कहां से आते हैं आप बेटा? आप सस्ती मस्ती करते हैं, सस्ते नशे करते हैं बेटा. अरे रे 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 बेटा वो टैक्स ऑडिट है, टैक्स ऑडिट 44 AB टैक्स ऑडिट, टैक्स ऑडिट. स्टार्ट ऑडिट में मैंने उस टाइम पे भी सिखाया हुआ है कि भैया स्टार्ट ऑडिट में बहुत स्ट्रिक्ट है, कंपनी से लगता है. इट सेज लिमिट पर प्रैक्टिसिंग पार्टनर, पर प्रैक्टिसिंग पार्टनर.
शुभम शर्मा जी कहां से बात कर रहे हैं आप जरा? एक पार्टनर तो उन सबके भी आप पे साइन कर सकता है वो। ओ हो। शायद सर आपके फॉर्म में होगा ऐसा, पता नहीं, आई मे बी रॉन्ग, आई एम सॉरी, आई मे बी रॉन्ग, आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज। सी स्टूडेंट बेटा पहले नाम तो लिखो अपना। सी स्टूडेंट अपना नाम तो लिखो बेटा। बेटा तो बाद में देख लेना ना, 1.5 की बाद में देखना, तो 2 पे देखना, तो 2.2 का 5 पे देखना तो बेटा मेरे को। It is my obligation. If there's a doubt, I need to clarify it. I will do it. It's a democratic country. मैं अपने हिसाब से कराऊंगा, आपको नहीं देखना तो मत देखिए। आप सी अंडरस्टैंड, आपका ब्रेन बहुत फास्ट प्रोसेस करता है, आपने पढ़ रखा है, अच्छी बात है, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बट देर आर स्टूडेंट्स जिनको टाइम लगता है, जैसे मैं, आई एम अ वेरी स्लो लर्नर, मुझे टाइम लगता है समझने के लिए। अब किसी को कोई डाउट है तो मेरे को करना पड़ेगा ना वो चीज़। हर एक बेटा देखा है तारे जमीन पर, तारे जमीन पर, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, देखो इन्हें, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, ठीक है। सो इट टेक्स टाइम। शुभम बेटा पर वो 20 के अंदर ही होनी चाहिए उसकी लिमिट, मैक्सिमम 20 ही कर सकता है वो। ऐसे 220 क्वालिटी कंट्रोल अगर आप जाओगे तो ठीक है, यू कैन साइन ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पार्टनर, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 20, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 20, ठीक है, ध्यान रखना। प्रिया चालान, डायरेक्टर पॉइंट वंस मोर सी, अच्छा ये वाला नीचे वाला ना, इट सेज एबी की जो बेबी है, बेबी, शी इज अ डायरेक्टर इन बेबी लिमिटेड। So law is very clear, a person whose relative is a director in a company. So I am disqualified in that particular company. I am disqualified in that particular company. I am disqualified in that particular company. बट अगर उनकी कोई सब्सिडरी है, कोई होल्डिंग है, कोई एसोसिएट है, मैं वहां डिस्क्वालीफाइड नहीं हूं, क्योंकि वो बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर, वहां पर खाली वो कंपनी वर्ड लिखा, तो आप उस कंपनी में डिस्क्वालीफाइड हो। आई नो दिल से तुमको बुरा लग रहा होगा, सो ये तो गलत है ना, इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो जाएगा ना, होने दो। वी आर गोइंग एज पर लॉ, इमोशनल होकर नहीं पढ़ना है, दिल से नहीं पढ़ना है लॉ को लॉ की तरह से पढ़ना, ठीक है। Then next, a person who's convicted by court for an offense involving fraud and 10 years have not elapsed from the expiry of his sentence. 2020 में बैठे, 2015 में और भाई साहब हार्दिक को जेल हो गई थी, फ्रॉड किए थे। जेंडर चेंज करके बताए थे लोगों को अपना, फ्रॉड किए थे भाई, क्या करे अभी? 5 साल ही हुआ है ना अभी तक, तो नहीं सर 10 साल का गैप होना चाहिए, 10 साल का गैप होना चाहिए, उसके एक्सपायरी ऑफ सेंटेंस के बाद से 10 साल का गैप, मतलब वो जेल से छुटकर आ जाए उसके बाद भी 10 साल का गैप होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, कंसल्टिंग प्रोहिबिटेड सर्विसेज, मतलब बेसिकली वो प्रोहिबिटेड सर्विस अगर आप दे रहे हो तो वहां पर भी आई मीन यू आर डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। 144 प्रोहिबिटेड सर्विस वो आएगा आगे, ठीक है, यू आर डिस्क्वालीफाइड। सो बेटा A2 आइए, A2 आइए। अब ध्यान से सुनना, मैं कुछ आपको मैजिक बताता हूँ, मैजिक जो छास देखना है, जो पूरे ग्रुप में आप डिस्क्वालीफाइड तो वो देखना होता है आपको, DIE बाबू, छाछ जो देखना है अपने को, देखना है वो DIE, डाई में देखना है। सी बहुत सारे क्या करते हैं बच्चे, उसको टी बना के पढ़ते, नहीं बेटा वो क्लॉजेस गलत हो जाएंगे, आप टी नहीं बना सकते, बेयर एक्ट है, ठीक है। अब डी में क्या है, डी में कौन सा मिला बेटा, वो सिक्योरिटी वाला, इंडेप्टनेस वाला, गारंटी वाला, वहां देखना है आपको। आई में क्या है बेटा, वो प्रोहिबिटेड सर्विस वाला है, ठीक है। ई में क्या है बेटा, वो बिजनेस रिलेशनशिप वाला है, बिजनेस रिलेशनशिप वाला है, बिजनेस रिलेशनशिप वाला, वहीं छास देखना है आपको। मतलब अगर आप एक कंपनी में डिस्क्वालीफाई, उनके पूरे ग्रुप में आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। ये कहीं नोट डाउन कर लीजिए अपनी बुक में, छास हैज टू बी सीन ओनली इन डाई।
थैंक यू आशु, आपने जो लिखा है बहुत उमदा लिखा है पर मेरे को पल्ले नहीं पड़ा, ठीक है। नंबर 2 प्रिया, थैंक यू। संजू 140, ठीक है। पूजा, कन्विक्ट एंड प्रोसिक्यूटेड में फर्क क्या है? कन्विक्टेड, नाइस डॉट, मुझे भी नहीं पता। प्रोसिक्यूटेड जेल, कन्विक्टेड ऑल्सो जेल, मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी, आई जस्ट चेक, एंड गेट बैक टू यू ऑन दैट। कन्विक्टेड प्रूफ गिल्टी एंड जेल यात्रा, कन्विक्टेड तो वो बहुत क्लियर, प्रोसिक्यूटेड भी वही होता है, प्रोसिक्यूटेड, प्रोसिक्यूट मतलब उसकी प्रोसीडिंग शुरू हो गई है, एंड हाँ प्रोसिक्यूटेड मतलब उसकी प्रोसीडिंग शुरू हो गई है, एंड कन्विक्टेड मतलब वो ऑर्डर पास हो गया है जेल का कि भैया आप तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हो, ये अदालत आपको मुजरिम हार्दिक को 6 महीने की बामुशक्का जेल सुनाती है, जेल यात्रा सुनाती है, वो जो भी है, ठीक है। देन कैजुअल वैकेंसी, ठीक है। अब देखो आफ्टर अपॉइंटमेंट, अगर आप देखो पहले आप इसमें अट्रैक्ट नहीं होते, 141 सब सेक्शन 3 में आप अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे, A to I में आप ऑर्डर बन गए, आपके अट्रैक्ट हो गए, तो आप इमीडिएटली क्या कर दोगे, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, एंड आपकी झंगा खाली हो जाएगी। जब आपकी झंगा खाली हो जाएगी उसको बोलते अपन वैकेंसी, क्या बोलते हैं उसको अपन, उसको क्या बोलते हैं अपन, कैजुअल वैकेंसी, उसको क्या बोलते हैं अपन, कैजुअल वैकेंसी। हर जगह पर इमीडिएट वैकेंसी एक्सेप्ट, ध्यान से सुनना, एक्सेप्ट डी का फर्स्ट, हर जगह पर इमीडिएट वैकेंसी एक्सेप्ट डी का फर्स्ट कौन सा बेटा, वो रिलेटिव वाला, वहां पर क्या देखना आपको, वहां पर 60 डेज मिलेगा आपको, डी के फर्स्ट में 60 डेज है, जहां पर रिलेटिव वो सिक्योरिटी वाला है, वहां पर आपका 60 डेज मिलेगा बेनिफिट, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रोहिबिटेड सर्विस बेटा सेक्शन 144। सो अगर कोई आईपीसी से इंटर वाला है उनके लिए काम की चीजें, फाइनल वालों को तो खैर चीजें पता होनी चाहिए आपको। आईपीसी से इंटर में तो क्या था, वो 4 मार्क का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन प्रोहिबिटेड सर्विसेज। कौन से बेटा, वो मार दी कितनी बार बेटा हार्दिक, 3 बार। एम से मैनेजमेंट सर्विसेज, ए से अकाउंट्स एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, वापस ए से एक्चुअल सर्विसेज, ए से एनी अदर काइंड्स ऑफ सर्विस, आर से रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, डी से डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, आई से इंटरनल ऑडिट, आई से इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस। मार दी 3 बार, ठीक है, मार दी। अगर आप ये सर्विसेज दे रहे हो, सी ये सर्विसेज पे प्रोहिबिशन नहीं है बच्चों, अगर आप ये सर्विसेज दे रहे हो तो भैया आप इस कंपनी के आप ऑडिटर नहीं बन सकते, बस यही चीज है। तो भैया सर्विसेज पे प्रोहिबिशन नहीं है, अगर आप ये सर्विसेज दे रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप उस कंपनी के स्टार्ट ऑडिटर नहीं बन सकते हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। मार दी 3 बार। देन 144 इज डन। नेक्स्ट सेक्शन इज 142। तो देखो 141 की अपन क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, 144 की अपन प्रोहिबिटेड सर्विसेज, 142 इज बेसिकली अपना रेम्यूनरेशन। फर्स्ट ऑर्डर का रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करता है बेटा, बोर्ड। सब्सिक्वेंट ऑर्डर्स के कौन डिसाइड करता है, मेंबर्स इन जनरल मीटिंग। इट विल इंक्लूड फीस प्लस एक्सपेंसेस इफ एनी इंक्लूड इन कनेक्शन विद द ऑडिट। इट विल नॉट इंक्लूड एनी अमाउंट पेड फॉर एनी सर्विसेज रेंडर्ड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कंपनी। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बोला कि ऑडिटर जाके जीएसटी का केस हमारा हैंडल कर लेना, तो वो स्कोप में अलग है ना, वो आरओसी का फॉर्म अपलोड कर देना, वो स्कोप में अलग है ना, ठीक है, अलग है ना ये चीज। तो बेटा वो उसमें नहीं आएगा। ऑडिट फीस इज प्योर ऑडिट फीस, ऑडिट के पैसे जो होंगे। तो ध्यान रखना एमसीक्यू में मतलब पहला पैसा कौन डिसाइड करेगा बेटा, बोर्ड। फर्स्ट ऑर्डर का पैसा कौन डिसाइड करता है, बोर्ड। सब्सिक्वेंट का मेंबर्स इन जनरल मीटिंग। नेक्स्ट ब्रांच ऑर्डर्स। May 19 ओल्ड सिलेबस क्वेश्चन नंबर 1 वाज ऑन ब्रांच ऑर्डर अलॉन्ग विद अदर प्रोविजंस आल्सो, बट ब्रांच का भी पूछा गया था, ध्यान से देखना भी। Now Mumbai. So I have a head office in Mumbai. I have a branch in UP. I have a branch in London. So मुंबई के लिए हमने अपॉइंट किया, अज्यूम करो केतन को, तो सीए केतन एंड एसोसिएट्स में से सीए केतन हो गए, ठीक है। अब केतन क्या कहता है, अभी मेरी ब्रांच यूपी की, उसकी भी तो ऑडिट करानी पड़ेगी। केतन कहता है सर हम यूपी ना जाए सर, हम यूपी ना जाए सर, वहां पर हमको लोग पकड़ के हमारे साथ गलत गलत हरकतें करते हैं सर, हम यूपी ना जाए। केतन ब्रांच करने ऑडिट करने से मना कर रहे हैं, तो एज अ कंपनी अब क्या करोगे फिर। माई स्टार्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी इज सेइंग कि वो ब्रांच विजिट नहीं करना चाहता, वो ब्रांच ऑडिट नहीं करना चाहता, तो आप लोग क्या करेंगे फिर बताइए। Stop making fun of my India. I love my India.
Venkat, noted your point. I'll speak to the management. You will appoint another auditor for branch and that person would be called as branch auditor. Correct? That person would be called as branch auditor. जब वो branch auditor की जब बात करेंगे तो सर वो कैसा होना चाहिए? सर वो लड़का जो होगा वो भी कौन होगा? CA plus COP होगा. वो भी कौन होगा? CA plus COP. Correct, Keshav? Another auditor is a member of the institution. What's the correct? CA plus COP. CA plus COP. अब केतन कहता है सर हम लंदन भी ना जाए सर, हमारा क्या इंग्लिश प्रॉब्लम है सर, हमको क्या वीजा नहीं मिलेगा बिकॉज वी हैव स्नेक्स, वी जनरली हैव स्नेक्स है ना, क्या हमारे घर पे बहुत बड़ा होल है सर, सर हम लंदन नहीं जाएंगे, हमारे को इंग्लिश प्रॉब्लम है सर. अब मेरा चार्ट ऑर्डर फॉरेन ब्रांच करने के लिए मना कर रहा है तो सर किसी और को आप अपॉइंट करेंगे. जब किसी और को आप अपॉइंट करेंगे बच्चों तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, जरा मुझे बताओ उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी. जब आप किसी और को अपॉइंट करेंगे लंदन ब्रांच, लंदन यू नो London there. So he should be qualified as per foreign law. He should be qualified as per foreign law. Correct. आप सब सही जा रहे. दरिया देवी संघवी जी आप गलत है बेटा. आप you will say he will be qualified as per the law of that country. As per the law of that country. उनका CA plus COP. करेक्ट उनका CA plus COP. ठीक है, ध्यान रखने चीज़. सो फर्स्ट राइट इज चार्ट ऑडिटर. चार्ट ऑडिटर कोई भी हो सकता है. आई मीन चार्ट ऑडिटर जो अपना क्वालिफिकेशन उसमें जाएगा वो, एंड वो लोकल ब्रांच भी विजिट कर सकता है, वो फॉरेन ब्रांच भी कर सकता है. अगर वो लोकल ब्रांच के लिए मना कर रहे हैं तो बस आप क्या करेंगे, आप किसी और CA को पकड़ेंगे जो इंडिया वाला CA प्लस COP. अगर कोई फॉरेन लॉ वाला होगा, आई मीन अगर फॉरेन ब्रांच है तो ही शुड बी क्वालिफाइड एज पर दैट फॉरेन लॉ, वही आपका ब्रांच ऑडिटर बन सकता है. अच्छा, वॉट एवर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज आर ऑफ चार्ट ऑडिटर वही मुटाटिस एप्लीकेबल टू ब्रांच ऑडिटर्स. अच्छा, चार्ट ऑडिटर भी 143(12) के तहत रिपोर्ट करता है फ्रॉड को. ब्रांच ऑडिटर तेरे को भी रिपोर्ट करने का, तेरे को भी रिपोर्ट करने का है. ठीक है, तेरे को भी रिपोर्ट करने का है. ठीक है, समझा. बट योर फ्रॉड वुड बी कन्फाइंड ओनली टू ब्रांच. लेट्स मूव ऑन आगे. अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर. सो इसमें आपको MCQs का मतलब छोटे मोटे केस भी बन के आ सकते हैं. ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी की अगर बात करते हैं तो कौन अपॉइंट करता है बेटा? सिक्सटी 30-60. पहला कौन गवर्नमेंट कंपनी का पूरा करता था तो कैग है. कैग करेगा पहले 60 डेज के अंदर. कैग बोल के तो बोर्ड करेगा विदिन 30 डेज. बोर्ड बोल के तो विदिन मेंबर्स एट EGM विदिन 60 डेज. ठीक है, एट EGM. ठीक है, ही विल बी द ऑडिटर टिल फर्स्ट EGM. ही विल बी द ऑडिटर टिल फर्स्ट EGM. ही विल बी द ऑडिटर टिल फर्स्ट EGM. तो कैसे याद करना है? 60-30-60, 60-30-60. देन नॉर्मल कंपनी AB लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड, टाटा बिरला. बोर्ड करता है विदिन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन. बोर्ड बोल गया कौन करेगा? मेंबर्स विदिन 90 डेज एट EGM. ही विल बी द ऑडिटर टिल फर्स्ट EGM. तो हाउ डू रिमेंबर डेज? 60-30-60, 30-90. बहुत सिंपल है. 60-30-60, 30-90. क्लियर? तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर. क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है फर्स्ट ऑर्डर तो ही फर्स्ट ऑर्डर का आंसर लिखना. क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गवर्नमेंट कंपनी तो ही गवर्नमेंट कंपनी का आंसर लिखना. क्वेश्चन में खाली वर्ड ऑडिटर यूज किया गया है तो आप हमेशा बोलोगे सब्सिक्वेंट ऑडिटर एंड दैट टू ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी. सब्सिक्वेंट ऑडिटर एंड दैट टू ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, अगर खाली ऑडिटर वर्ड यूज किया गया है तो. ठीक है, नेक्स्ट appointment of subsequent orders of government company. He will be appointed by CAC within 180 days from the commencement of the financial year. Within 180 days from the commencement of the financial year. Normal company का ऑडिटर. ठीक है, कौन अपॉइंट करता है बेटा? मेंबर्स. कौन सा रेजोल्यूशन? OR. कहां पर? एट AGM. मेंबर्स अपॉइंट करता है बाय OR एट AGM. ठीक है, कौन सी EGM है बेटा? फर्स्ट EGM से लेके टिल 6th EGM. फर्स्ट EGM से लेके 6th EGM. सो 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6. तो इफेक्टिवली कितने साल के लिए? 5 साल के लिए. 5 साल के लिए. ठीक है, एंड देयर आफ्टर टिल कंक्लूजन ऑफ एवरी 6th EGM. मतलब 1 to 6 रहा, फिर 5 साल. तो ऐसे वो चलता रहेगा. मतलब क्या? ध्यान सुनना. - 2015 में अपॉइंट किया. 2020 में जब उसका टर्म खत्म हो जाता है उसको बोलते हैं अपन रिटायर. क्या बोलते हैं उसको? अपन रिटायर. जब ऑर्डर टर्म खत्म होगा वो हो जाता है रिटायर. जैसे वो रिटायर हो जाएगा हम उसको रीअपॉइंट कर सकते हैं वापस 5 साल के लिए. 2025, 30, फिर 25 में फिर टर्म खत्म, रिटायर, रीअपॉइंट. 2030 से 2035, 2040, 2045, 2050, 2055,
मेरे को बता अलाउड या नॉट अलाउड, अलाउड या नॉट अलाउड, अलाउड या नॉट अलाउड, अलाउड या नॉट अलाउड। 55 के आगे 60, 60 65, 65 70, 70 75, 75 80, 80 85, 85 90, 90 95, 2100। बोलो बोलो, अलाउड या नॉट अलाउड, अलाउड या नॉट अलाउड, कम ऑन गाइस। Allowed or not allowed? Come on, guys. Allowed or not allowed? It is allowed. 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 It is allowed. It is allowed रे, अरे allowed है रे, allowed है, allowed है। जो बच्चे कह रहे नॉट अलाउड, वो पागल है, सब घुस गए उसमें रोटेशन में। क्वेश्चन में बोला क्या रोटेशन है? रोटेशन वाली जो बात है, इट इज एप्लीकेबल टू स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ कंपनी, सबको एप्लीकेबल नहीं है। नॉर्मल क्या प्रोविजन है, मेरा ऑर्डर 5 साल काम करेगा, फिर वो रिटायर होगा, रीअपॉइंट रिटायर, रीअपॉइंट रिटायर, रीअपॉइंट रिटायर, रीअपॉइंट रिटायर, रीअपॉइंट रिटायर, रीअपॉइंट रिटायर, रीअपॉइंट, कब तक? जब तक है जान, जब तक है जान। किसमें? ऑडिटर और द कंपनी व्हिचएवर इज अर्लियर, ऑडिटर और कंपनी व्हिचएवर इज अर्लियर। समझा आपको चीज है? गया भेजे में। नाउ ओके, क्या बोलता है? द कंपनी शुड फाइल फॉर्म नंबर अदिति 1, कंपनी शुड फाइल अदिति 1, द कंपनी शुड फाइल फॉर्म नंबर अदिति 1। अदिति थे हमारे बीच में, अदिति नासिक से आप थे, अदिति 1 टू आरओसी विद इन 15 डेज। तो एमसीक्यूज अदिति 1 विद इन 15 डेज कौन फाइल करता है? कंपनी फाइल करती है। देन फिर कंटेंट्स ऑफ सर्टिफिकेट बाय ऑडिटर, ये एग्जाम में आ चुका है। कॉस्ट ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा था इंस्टीट्यूट ने, कॉस्ट ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट्स आर सेम। द ऑडिटर इंडिविजुअल और फॉर्म, ये आपको पता होगा जब अपन लेटर ऑफ अपना अपॉइंटमेंट देते हैं, एलओई जब बनता है अपना एंगेजमेंट लेटर, ठीक है, तो उसमें उससे पहले अपन एक अपना वो सर्टिफिकेट लिख के देते हैं सीए फॉर्म का कि भैया हम डिस्क्वालीफाइड नहीं है under Companies Act, CA Act 1949 and its rules and regulations. The proposed appointment is as per the terms given in the Act. It is within the limits laid down by under the authority of the Act. The list of proceeding against the auditor or audit firm or any part of the firm with respect to professional matters of conduct is true and correct. ये अपन लिख के देते हैं, ये वो चीज़ है, ठीक है। तो ये सेम चीज़ कॉस्ट ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से आया हुआ था एग्जाम में। If at any time the auditor is not appointed or reappointed, the existing auditor shall continue. तो वही चलता रहेगा जब तक है जान, ध्यान रखना। नेक्स्ट, कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी कब होती है बेटा? बीच में अगर कुछ हादसा हो गया, बीच में कुछ अगर हादसा हो गया, उसको क्या बोलते हैं? कैजुअल वैकेंसी। गवर्नमेंट कंपनी में कैजुअल वैकेंसी होती है, कौन फिल करेगा? कैग विद इन 30 डेज। कैग भूल गया, बोर्ड विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ही विल होल्ड द पोजीशन टिल द नेक्स्ट एजीएम, टिल द नेक्स्ट एजीएम। कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर विल बी टिल द नेक्स्ट एजीएम। नॉर्मल कंपनी में कौन फिल करता है? बोर्ड, 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 बोर्ड। बट यहाँ पर चेक करना पड़ेगा रीजन क्या है। अगर रीजन रेसिग्नेशन है, ऑर्डर छोड़ के, ऑर्डर बोलता है अरे सर मेरे को काम नहीं करना आपके साथ, मेरे को आपका शक्ल पसंद नहीं है, बग ऐसे नहीं काम करने का, रिजाइन करके गया है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सो अगर रीजन रेसिग्नेशन होता है बेटा, अगर रीजन रेसिग्नेशन होता है, सो जो नया ऑर्डर आएगा वो तो कैजुअल वैकेंसी के थ्रू जो आएगा उसको बोर्ड ही अपॉइंट करेगा। बट इफ द वैकेंसी इज बाय रेसिग्नेशन, द अपॉइंटमेंट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द कंपनी एंड जीएम कन्वेंट विद इन 3 months ऑफ द रिकमेंडेशन। तो भैया मेंबर्स क्या करेंगे? मेंबर्स क्या करेंगे? अपॉइंटमेंट कंफर्म करेंगे विद इन 3 months। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन में रेसिग्नेशन दिया तो अपॉइंट तो बोर्ड ही करेगा, पर एक एडिशनल पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, मेंबर्स विल कंफर्म द अपॉइंटमेंट विद इन 3 months ऑन द रिकमेंडेशन, ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट, अगर अच्छा ध्यान रखना हमेशा, अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो सारा काम कौन करता है? ऑडिट कमेटी। अगर ऑडिट कमेटी नहीं तो सारा काम कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अपन हमेशा बोलते हैं ये चीज। देन रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑर्डर, रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑर्डर हमारी नॉर्मल कंपनी है। मैं कहता हूं हार्दिक गजनी नहीं बना है, उसको दौरे नहीं पड़ते हैं, मतलब हार्दिक नॉर्मल है, दैट मींस ही इज नॉट डिस्क्वालीफाइड। कैन ही बी रीअपॉइंटेड? यस सर। तो पहले रीजन था ही इज नॉट डिस्क्वालीफाइड। नंबर 2, हार्दिक ने मेरे को ऐसा इंग्लिश में लिख के नहीं दिया है, डियर सर कॉमा आई डोंट वांट टू बी, बनना है आपको ऑडिटर। हार्दिक ने ऐसा मेरे को लिख के नहीं दिया है, मतलब ही हैज नॉट रिजाइन। If he is not resigned, can he be reappointed? The answer is yes. So पहला reason is if he is not disqualified. Number 2, he is not resigned. He has not resigned. Number 3, ऑडिटर की जगह पर, मतलब हार्दिक की जगह पर मैं नमन को नहीं लेकर आया हूं, मतलब ओल्ड ऑर्डर की जगह पर नया ऑर्डर नहीं आया है। बेटा अगर ओल्ड ऑर्डर की जगह पर नया ऑर्डर नहीं आया तो क्या पुराना ऑर्डर विल कंटिन्यू? द आंसर इज यस। तो ये ध्यान रखना, रीअपॉइंटमेंट के 3 रीजन है बेटा, 3 रीजन है। पहला, ही इज नॉट डिस्क्वालीफाइड फॉर रीअपॉइंटमेंट, ही हैज नॉट गिवन एनी नोटिस फॉर अनविलिंगनेस। नंबर 3, न्यू ऑर्डर्स अपॉइंटेड। तो इन 3 केस में पुराना ऑर्डर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑर्डर। ध्यान रखना, रिटायरिंग का मतलब क्या होता है? जिसका टर्म खत्म होता है, जिसका टर्म खत्म उसको रिटायरिंग बोलते हैं अपन। बीच में छोड़ के गया कैजुअल वैकेंसी, 5वें साल पर छोड़ के गया तो वैकेंसी,
एट द एजीएम पे अगर वो छोड़ता है तो भैया वो हो जाएगी वैकेंसी, बीच में छोड़ के गया तो कैजुअल वैकेंसी, ठीक है। वेरी 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 एंड वेरी 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 रिपीटेटिव, ठीक है। रोटेशन ऑफ ऑर्डर्स इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज के लिए, केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको एप्लीकेबल है? लिस्टेड पब्लिक प्राइवेट अदर्स, लिस्टेड पब्लिक प्राइवेट अदर्स, लिस्टेड पब्लिक प्राइवेट अदर्स, ठीक है। क्या बोलेंगे अपन? 0 10 50 50, 0 10 50 50, 0 10 50 50, लिस्टेड पब्लिक प्राइवेट अदर्स 0 10 50 50। अच्छा, अनलिस्टेड में पेड अप कैपिटल चेक 10 करोड़ का, प्राइवेट कंपनी में पेड अप कैपिटल 50 CR का। अच्छा, आप उस कैटेगरी में नहीं आ रहे, आपका कैपिटल कम है, कैपिटल कम है, बट आपका लोन कितना है? मिनिमम 50 CR, ठीक है, पर आपका कैपिटल कम है, तो आपको भी रोटेशन क्लॉज एप्लीकेबल है। रोटेशन क्या कहता है? इट इज नॉट एप्लीकेबल टू ओपीसी, स्मॉल एंड स्पेसिफाइड, आईएफएससी एंड आईएफएससी प्राइवेट पब्लिक एंड कंपनी। आईएफएससी पब्लिक एंड आईएफएससी प्राइवेट कंपनी इनको एप्लीकेबल नहीं। क्या कहता है? एक इंडिविजुअल 5 साल के लिए काम करेगा, 5 साल चिल मारेगा, आराम करेगा। एक फॉर्म 2 टर्म्स ऑफ 5 years काम करेगी, 2 टर्म्स ऑफ 5 years मतलब 10 साल, एंड 5 साल चिल मारेगी। चिल मतलब वो लोग आराम से हिमालय जाके चिल मारेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, एक फॉर्म है कटोरा एंड एसोसिएट्स, एक फॉर्म है बाटली एंड कंपनी। सीए हार्दिक, सीए केतन, सीए स्वाति, इधर सीए सैमुअल, सीए सनी, सीए स्वाति। कंपनी का नाम है RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ध्यान से सुना बेटा, कटोरा एंड एसोसिएट्स एक फॉर्म है, 10 साल काम कर रहे थे, बराबर। एक और न्यू फॉर्म है बाटली एंड कंपनी, यहाँ पर स्वाति यहाँ भी, स्वाति यहाँ भी। CA इज अ पार्टनर इन 2 फर्म विच इज अलाउड, माय क्वेश्चन इज क्या बाटली एंड कंपनी RIL के ऑडिटर बन सकते हैं? RIL इज अ लिस्टेड कंपनी, क्या बाटली एंड कंपनी RIL के ऑडिटर बन सकते हैं? अलाउड या नॉट अलाउड गाइस, कम ऑन टेल मी, allowed या not allowed? I'll just come in 1 minute, please message. नॉट अलाउड बिकॉज कॉमन पार्टनर है, नॉट अलाउड बिकॉज वहां पर कॉमन पार्टनर, नॉट अलाउड बिकॉज वहां पर कॉमन पार्टनर है, ठीक है। तो फर्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन इज कॉमन पार्टनर। नेक्स्ट ध्यान से नाउ स्वाति वॉज नॉट अ कॉमन पार्टनर। स्वाति क्या देखते हैं, ये फॉर्म में जगह खाली है, कटोरा एंड एसोसिएट, तो क्या डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। तो स्वाति क्या करती है, इस फॉर्म में शिफ्ट हो जाती है, तो शी इज कॉल्ड एज अ शिफ्टिंग पार्टनर, शिफ्टिंग ऑफ पार्टनर। सो माय क्वेश्चन इज क्या बाटली एंड कंपनी RIL के ऑडिटर बन सकते हैं? शी इज अ शिफ्टिंग पार्टनर, येस और नो? शी इज नॉट अ कॉमन पार्टनर बट शी इज अ शिफ्टिंग ऑफ पार्टनर। अलाउड, नॉट अलाउड गाइस, कम ऑन आंसर। आफ्टर पूजा यादव आई विल सी द आंसर्स। सर नॉट अलाउड, हार्दिक ने करेक्ट रीजन दिया वहां पर। शिफ्टिंग ऑफ पार्टनर में एक कंडीशन वहां पर, शी हैज टू बी सर्टिफाइंग पार्टनर, शी हैज टू बी अ सर्टिफाइंग पार्टनर, तो ये न्यू फॉर्म डिस्क्वालीफाइड होगी। नाउ व्हाट इज सर्टिफाइंग पार्टनर? स्वाति ने RIL की ऑडिट रिपोर्ट साइन की होगी, बैलेंस शीट साइन की होगी वहां पर, एंड अगर वो शिफ्ट होती है तो ही बाटली एंड कंपनी डिस्क्वालीफाइड है। अज्यूम करो अगर हार्दिक वहां पर शिफ्ट होता है, हार्दिक वहां शिफ्ट करता है,
तो फर्म इज नॉट डिस्क्वालीफाइड। वो बोलता है कि शिफ्टिंग ऑफ पार्टनर में आपको कंडीशन चेक करना, शी हैज टू बी अ साइनिंग पार्टनर। साइनिंग पार्टनर मतलब सर्टिफाइंग पार्टनर, ठीक है, ध्यान रखना। फिर अज्यूम करो एक फॉर्म है ईवाई। ईवाई में बहुत सारी छोटी छोटी फॉर्म है, एसआर बाटली बॉय, एसवी घटालिया, एबी एंड को, पीक्यू एंड को, एक्सवाई एंड को, बहुत सारी फॉर्म है। एसआर बाटली बॉय रिलायंस के ऑर्डर से पार्टनरशिप फॉर्म 10 साल तक। माय क्वेश्चन इज, क्या एसवी घटालिया उनके ऑर्डर बन सकते हैं? नो कॉमन पार्टनर, नो शिफ्टिंग ऑफ पार्टनर। बोलो, नो कॉमन पार्टनर, नो शिफ्टिंग ऑफ पार्टनर, नो कॉमन पार्टनर, नो शिफ्टिंग ऑफ पार्टनर, क्या वो उनके ऑर्डर बन सकते हैं? अलाउड, नॉट अलाउड? कम ऑन गाइस, आंसर। सर नॉट अलाउड। अगर ईवाई का एक बच्चा डिस्क्वालीफाइड होता है तो पूरा का पूरा ग्रुप डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। अगर ईवाई का एक बच्चा डिस्क्वालीफाइड तो पूरा का पूरा ग्रुप डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, ध्यान रखना। तो 3 है, पहला कॉमन पार्टनर डिस्क्वालीफाइड, नंबर 2 शिफ्टिंग ऑफ पार्टनर न्यू फॉर्म डिस्क्वालीफाइड प्रोवाइडेड वो कौन होना चाहिए? सर्टिफाइंग पार्टनर होना चाहिए। तीसरा, अगर आपका नेटवर्क है तो पूरा नेटवर्क डिस्क्वालीफाइड फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है, 5 साल बाद आके कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडिविजुअल काम कर गया 5 साल चिल मारेगा 5 साल, फॉर्म 10 साल काम करेगा, 2 टर्म्स ऑफ 5 ईयर्स 5 साल चिल मारेगा, ध्यान। कूलिंग पीरियड 5 ईयर्स फॉर बोथ। एमसीक्यूज में आ सकता है कभी ये, बस इतना ही है। नेक्स्ट, रिमूवल। सो लेट्स गाइस फर्स्ट स्क्रिबल एक बार। हमने क्या किया, सुनो, 139 मतलब ऑडिटर का अपॉइंटमेंट। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट मतलब अंदर आने का सेक्शन, अपॉइंटमेंट हो, रीअपॉइंटमेंट हो, रोटेशन हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो, कैजुअल वैकेंसी हो, रीअपॉइंटमेंट, कुछ भी हो, 139। अंदर आने का सेक्शन 139, बाहर जाने का सेक्शन 140, बाहर जाने का सेक्शन 140, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन 141, 141, 142 इज द रेम्यूनरेशन, 142 इज द रेम्यूनरेशन, ठीक है, 142 इज द रेम्यूनरेशन। अभी आपको सिखा रहा हूं रिमूवल। बेटा रिमूवल 2 जगह होता है, एक होता है बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म और एक होता है एट एजीएम। बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म, एट एजीएम। मैंने से बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म मतलब सर वो 5 साल, अरे बाबू सॉरी, वो उसका जो टर्म खत्म होता है 5 ईयर, उसके बीच में अगर उसको निकाल के बाहर फेंक दिया, भाई उसको बीच में निकाल के बाहर फेंका है, बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है, ऑर्डर को बीच में निकाल के बाहर फेंका है। तो प्रोसीजर क्या है? फर्स्ट द बोर्ड विल पास अ बोर्ड रेजोल्यूशन। नंबर 2 अदिति 2 फाइल किया जाएगा सीजी को, क्योंकि सीजी का अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। नाउ सीजी विल गिव द अप्रूवल, सीजी विल गिव द अप्रूवल। जैसे सीजी का अप्रूवल होगा विद इन 60 डेज कॉल अ जनरल मीटिंग, कॉल अ जनरल मीटिंग एंड पास एसआर, पास एसआर। एंड ऑडिटर रोएगा तो उसको एक भौंकने का मौका दिया जाएगा, उसको क्या बोलते हैं अपन? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो बहुत ध्यान रखना, बोर्ड का अप्रूवल, सीजी का अप्रूवल, फॉर्म नंबर इज अदिति 2, मेंबर्स का अप्रूवल एसआर के थ्रू, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, ऑडिटर को बीच में निकाला गया है, एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है, ध्यान रखना। ये बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म। नेक्स्ट होता है बेटा एट एजीएम, एट एजीएम, एट एजीएम, एट एजीएम मतलब बेटा कौन सी? एट 6 एजीएम मतलब कंप्लीशन ऑफ टर्म पे। कंप्लीशन ऑफ टर्म में क्या मतलब? ऑडिटर का टर्म खत्म हो रहा है, हम उसको निकाल रहे, नया लेकर आ रहे, नया लेकर आ रहे। तो प्रोसीजर क्या होता है? मेंबर्स अपॉइंट कौन कहता है? मेंबर्स। तो निकालेगा भी कौन? मेंबर। तो मेंबर जाके बोर्ड को बोलेगा भैया हमको ये ऑडिटर नहीं चाहिए, इसकी जगह पे नया लेकर आइए, ठीक है। आप या तो वो बोलेंगे चिल्ला चिल्ला के हमको ये नहीं चाहिए, या इसकी जगह पर किसी और को लेकर आइए, किसी और को लेकर आएंगे हम लोग, ठीक है। सो अगर ये इंटीमेशन आ गया, इंटीमेशन आ गया, ये इंटीमेशन आता है स्पेशल नोटिस के थ्रू। किसके थ्रू? स्पेशल नोटिस। दैट इज बेसिकली 14 डेज पहले आपको इंटीमेट करना पड़ेगा बोर्ड को। फिर बोर्ड क्या करेगा? बोर्ड क्या बोलेगा? अरे ऑडिटर चलो चलो बुलावा आया है, तुमको मेंबर्स ने बुलाया है। फिर वो ऑडिटर तो क्या रोएगा, तो उसको एक मौका दिया जाएगा रिप्रेजेंटेशन का, रिप्रेजेंटेशन का ऑफ अ रीजनेबल लेंथ, ऑफ अ रीजनेबल लेंथ, ठीक है। अब वो रिप्रेजेंटेशन या तो एजीएम का नोटिस है उसके साथ आप अटैच कर दीजिए, एजीएम का नोटिस जा चुका है कोई प्रॉब्लम नहीं, अलग से भेज दीजिए। आपको वो भी नहीं भेजना है, आप ऐड कर लीजिए। 3 दिन पहले देखे गया रिप्रेजेंटेशन, आप तो ऐड भी नहीं कर सकते, तो क्या करना चाहिए? कोई प्रॉब्लम नहीं सर, उसको मौका दिया जाएगा किधर? एजीएम पे आके बोलने के लिए। किधर दिया जाएगा? वो एजीएम में आके बोलने के लिए। अब सुबह सुबह क्या किया? वो पोटैटो जूस पीकर आ गया, 2 पोटैटो जूस। पीपल डू नॉट डू पोटैटो जूस, बेसिकली इट इज वोडका, बेसिकली वोडका, ठीक है। पोटैटो जूस पीकर आ गया, वो बोलता है मेरे को ये सब ऑडिटर 2-2 क्यों दिख रहे हैं? माय डियर मेंबर, ये जो आपको डायरेक्टर दिख रही है स्वाति, ये मेरे साथ रोज एक संतरा काला कट्टा हमारा रोज का होता था। ये जो डायरेक्टर दिख रहा है आपको, ये देखिए आपका पैसा हर जगह जाके लुटाता था,
ये लोग आपका पैसा डुबा देंगे मेंबर, मैं कह रहा हूं ये लोग डुबा देंगे। ये जो ऑडिटर है ये कंपनी की धज्जे उड़ाए जा रहे हैं, बराबर। तो इसको रोक दिया जाएगा। क्या बोला? अरे और बोलना, अरे मजा आ रहा है, और बोलना, और क्या क्या करते लोग, बोलो। क्या इसका हक छीन लिया जाएगा? राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ही इज अब्यूजिंग हिज राइट, तो उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा वहां पर। क्या उसको बोला गया? और बोल, कंटिन्यू। व्हाट इज योर कॉल ऑन दिस? बोला अच्छा, तो उसका राइट रेस्ट्रिक्ट करेगा, वो अब्यूज कर रहा है अपने राइट को, तो उसका राइट वहां पर रोक दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना चीज ये। सो एट एजीएम बहुत रेयर पेपर मतलब बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म आ जाते हैं बहुत बार एग्जाम में। ध्यान रखना डेट्स दी होगी, कंप्लीशन ऑफ टर्म के बीच में छोड़ा है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो बोर्ड यानी सीजी यानी एसआर, ध्यान रखना एसआर, ठीक है। राइट वहां पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, if orders representation is did not be circulated if it is received too late by the company or the tribunal is satisfied that on application by the company or any aggrieved person the right of representation is being abused, if the representation is not sent to the members, copy should be filed with ROC आगे दे देंगे अपन, ठीक है। परफेक्ट गाइस। रेसिग्नेशन अमेंडमेंट है गाइस, तो आपको एमसीक्यूज में काम आ सकता है। अमेंडमेंट है इसमें पेनल्टी में। अब रिजाइन क्या करेगा, कब करेगा बेटा? कभी भी सर, अपॉइंट हो अगले दिन छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सा फॉर्म? अदिति 3, अदिति 1 अपन 1 नंबर लोगे अपॉइंटमेंट, 2 नंबर रिमूवल, 2 नंबर रिमूवल, रेसिग्नेशन अदिति 3। सो क्या है वहां पर? यू शुड फाइल विद द कंपनी द रॉक एंड कैग इन केस ऑफ 139(5) कंपनीज, मतलब गवर्नमेंट कंपनीज में कैग को देना पड़ेगा आपको। अगर अदिति 3 फाइल नहीं किया तो बेटा मिनिमम पेनल्टी 50,000 और द रेम्युनरेशन ऑफ द ऑर्डर व्हिचएवर इज लेस, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 लाख। तो आप बोलोगे 50,000 और द रेम्युनरेशन व्हिचएवर इज लेस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 लाख। एंड अगर कंटिन्यू डिफॉल्ट हुआ तो 500 रुपया पर डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूस, 500 रुपया पर डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूस, 500 रुपया पर डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूस। ये देना 500 रुपया पर डे ऐड हो गया है। देखिए अमेंडमेंट थी May 20 की, एग्जाम हुई नहीं तो नवंबर 20 में आ जाएगी। शांतनु जोशी जी, काइंडली बिहेव लाइक अ CA student, not a BCom student. The Companies Act is going into, you have to answer as per Companies Act, not as per ethics. Ethics के आंसर बहुत स्पेसिफिक है, वो इंस्टीट्यूट बोलता है CA Act के हिसाब से आंसर लिखिए। ज्ञान नहीं देना है, ज्ञान नहीं। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। एक जन शुरू करता है, उसके जैसे सब गधे के भेड़ चाल है, सब आंसर करते रहेंगे पागल जैसा। कंपनीज एक्ट में तुम एथिक्स घुसेड़ रहे हो। कैसे सीए बनोगे राजा, कैसे सीए बनोगे तुम लोग? अदिति 1 अपॉइंटमेंट, अदिति 2 रिमूवल, अदिति 3 रेसिग्नेशन, ठीक है। ये भी काम की चीजें। अब 140 सबसेक्शन 5 चेंज ऑफ द ऑडिटर बेस्ड ऑन ट्राइब्यूनल डायरेक्शन। लास्ट आई थिंक 10-15 मिनट्स गाइस खत्म हो जाएगा चैप्टर, फिर फटाफट कर रहे हैं इसको। ऐसा हार्दिक बोल, क्या हुआ? चेंज ऑफ ऑर्डर बेस्ड ऑन ट्राइब्यूनल डायरेक्शन, यहां पर क्या हुआ? जब कंपनी गलती करती थी तो ऑर्डर लंबे ठोकता था उनको, ये ठम लंबा ठोका। हाँ, मैक्सिमम 5 लाख ही लगेगा, मैक्सिमम 5 लाख रुपए ही लगेगा, सब इंक्लूसिव, सब मिला मिलो के 5 लाख ही ले सकते हैं बस। अब सुनो, चेंज ऑफ ऑर्डर बेस्ड ऑन ट्राइब्यूनल डायरेक्शन। अब यहां पर क्या हुआ? गलती कर दिया ऑडिटर। जब कंपनी ने गलती की थी तो ऑर्डर ने ठोका उनको। कंपनी के ऑफिसर एम्प्लॉय ने जब गलती की थी, साला 143(12) में ठोका उनको। अब यहां पर गलती कर दी, तो कर्मा इज अ बिच, आई ऑलवेज से कर्मा, ठीक है। यहां पर ऑर्डर ने गलती कर दी, अब कंपनी की बारी है। द बॉल इज इन द कंपनीज कोर्ट। ले ऑर्डर तेरे लगेंगे, ऑर्डर तेरे लग जाएंगे बेटा, तेरे लग जाएंगे। देख, इफ द ट्राइब्यूनल इज सेटिस्फाइड दैट द ऑर्डर ऑफ अ कंपनी, क्या हो गया इसको? ट्राइब्यूनल इज सेटिस्फाइड दैट द ऑर्डर ऑफ अ कंपनी हैज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्टेड इन अ फ्रॉडलेंट मैनर, या तो खुद अकेले किया होगा या डायरेक्टली मिलकर किया होगा, और इज अबेटेड और कोल्यूडेड इन एनी फ्रॉड, मतलब इन्वॉल्व इन द फ्रॉड इन रिलेशन टू द कंपनी और डायरेक्टर ऑफिसर, देन तो ट्राइब्यूनल या तो खुद से मतलब सुओ मोटो, या फिर एप्लीकेशन मेड टू ट्राइब्यूनल बाय सीजी, या फिर एनी अदर पर्सन कंसर्न, अगर एप्लीकेशन की तो ट्राइब्यूनल क्या करेगा? ट्राइब्यूनल बोलता है चल निकल यहां से, you would be disqualified to be the auditor in any company for 5 years. कहीं भी मुंह दिखाने को छोड़ेंगे नहीं बेटा, कहीं भी मुंह दिखाने को छोड़ेंगे नहीं। You would be disqualified to be the auditor in any company for 5 years. इतना ही नहीं, रुक जा, इतना ही नहीं बेटा, इतना ही नहीं, और रुक जा, ठोकेंगे तेरे को वहां पर और 447 पेनल्टी फॉर, वो भी लगेगा, ठीक है, 447 वो भी लगेगा।
देखो अब यहाँ पर क्या बोला है, ट्राइब्यूनल कैन ऑर्डर द कंपनी टू चेंज द ऑर्डर ऑन द अबव साइटेड ग्राउंड्स इन केस ऑफ एप्लीकेशन बाय सीजी। अब सीजी मतलब यू कैन अज्यूम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, जीएसटी डिपार्टमेंट हो गया, तो ट्राइब्यूनल विल मेक द ऑर्डर विद इन 15 days ऑफ द रिसीप्ट दैट द पर्सन शैल नॉट फंक्शन एज एन ऑडिटर एंड द सीजी में अपॉइंट अनदर ऑडिटर इन हिज प्लेस। अगर सीजी ने कंप्लेन किया है पूरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट ने, तो ट्राइब्यूनल को मैंडेटरी 15 दिन में डिसीजन देने का है वहां पर, और फिर सीजी नया ऑर्डर को अपॉइंट कर देगा। ठीक है, इफेक्ट। तो सर यू द ट्राइब्यूनल क्या बोलेगा, यू आर नॉट एलिजिबल टू बी द ऑडिटर इन एनी कंपनी फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। अगर फॉर्म है तो सबके लगेंगे, बचपन में से कहना जॉइंट एंड सेवरल। सिविल लाइबिलिटी फॉर्म सब लोग मिलकर पैसा देंगे, क्रिमिनल लाइबिलिटी जिसने कांड किया वो जेल जाएगा, जिसने कांड किया वो जेल जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी द लाइबिलिटी अदर देन फाइन शैल डिफॉल्व ओनली ऑन द कंसर्न पार्टनर हु एक्टेड इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर और अबिटेड और कल्यूटेड इन द फ्रॉड। ठीक है, सो 140 सबसेक्शन 5 ऑडिट पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन नंबर 7D 6D में 140 सबसेक्शन 5 चेंज ऑफ ऑर्डर बेस्ड ऑन ट्राइब्यूनल डायरेक्शन। बहुत रिपीटेटिव है, बहुत रिपीटेटिव, ध्यान रखना। 140 सबसेक्शन 5 राइट्स ऑफ ऑर्डर 143। तो अभी रीड कर सकते हो, इजी आंसर है 143 राइट्स एंड ड्यूटीज। 143 में आपका राइट भी है, 143 में आपका ड्यूटी भी है, तो आई एम स्किपिंग दिस, इसका थ्योरी आंसर याद कर लीजिएगा आप इसमें। ठीक है, इसमें एक छोटा सा सेक्शन आता है 146 राइट टू रिसीव नोटिस एंड जनरल मीटिंग। राइट टू रिसीव नोटिस एंड जनरल मीटिंग, मेरे को बताओ जनरल मीटिंग अटेंड करना राइट है कि ड्यूटी है? बच्चों जनरल मीटिंग अटेंड करना राइट है कि ड्यूटी है? जनरल मीटिंग अटेंड करना क्या है, राइट है कि ड्यूटी है? दोनों है, दोनों है। राइट आपका क्यों है, क्योंकि आपने ऑडिट किया, आप जाके बैठोगे। ड्यूटी क्यों बेटा, आपने ऑडिट किए, आपके मालिक कौन, मेंबर को कोई तकलीफ होगी तो वहां पर मौजूद होना चाहिए। वो बुढ़े टकले डायरेक्टर, उनको क्या अक्ल है, बोलेगा ये कहां से फिगर आया, तो तुमको वहां पर जवाब देने के लिए होना चाहिए। तो इट इज अ ड्यूटी ऑल्सो, इट इज अ ड्यूटी ऑल्सो। ठीक है, इट इज अ राइट ऑल्सो, इट इज अ ड्यूटी ऑल्सो टू अटेंड जनरल मीटिंग। ठीक है, आई कैन वेव ऑफ माई राइट, बिंदास होता है ना अपन, राइट टू स्टडी, राइट टू गिव एग्जाम, राइट टू एजुकेशन कर सकते हो बिंदास, बट ड्यूटी यू कैनॉट वेट, कैनॉट वेव, यू कैनॉट वेव ऑफ योर ड्यूटी। अगर आपने ड्यूटी कॉन्ट्रावेंट किया, मतलब अगर आपने जनरल मीटिंग अटेंड नहीं किया तो सेक्शन 146 आपने कॉन्ट्रावेंट किया, सेक्शन 146 आपने कॉन्ट्रावेंट कर दिया, आगे मिलेगा अपने को 146 की पेनल्टी मिलेगी अपने को। अगर आपने जनरल मीटिंग अटेंड नहीं की तो बेटा आपको पेनल्टी लग जाएगी, आपको पेनल्टी लग जाएगी। बेटा आदित्य कुलकर्णी, आप जब बताएंगे राइट टू रिसीव नोटिस, नोटिस लेके क्या करूं मैं, तो मेरा हक भी तो ना मीटिंग में आके मैं बैठ सकता हूं वहां पर। अब ध्यान से सुनना, 146 के तहत आपका राइट भी है, आपका ड्यूटी है, भैया आपका मीटिंग अटेंड करना आपका हक है और आपका फर्ज भी है वहां पर। नाउ बाई चांस अगर मैं किसी मीटिंग में नहीं पहुंच पा रहा हूं, ठीक है, तो मैं अपनी जगह पे किसी और को भेज सकता हूं। उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। कैन समवन टेल मी द क्वालिफिकेशन फॉर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव? क्वालिफिकेशन फॉर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, आर्टिकल, बीकॉम, ग्रेजुएट, क्या कौन होता है वो? सर अगर प्रैक्टिकली आप अटेंड नहीं कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी जगह पे कोई और जाएगा। कौन जाएगा? वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा बेटा? वो CA प्लस COP, अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर। वहां लिखा हुआ है क्लियरली, आप जब आप पढ़ेंगे वहां पर लिखा होगा पर्सन इज क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर, मतलब कौन? CA प्लस COP, CA प्लस COP। तो दिस इज रिटन सेक्शन 146। ठीक है, फिर ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर में आपको पता होगा 143 1 एल्टिटाइज है, ये इजी आंसर है। 143 टू एंड फेयर व्यू, खाली रीड कर लेना। 143 रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, खाली रीड करना है। इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट है, मैनेजर रेम्युनरेशन वाला पॉइंट, वो ऐड कर दिया गया, ध्यान रखना। मैनेजर रेम्युनरेशन के तहत आप 197 कंप्लाई किया गया, वो भी अपने को 143 में लिखना पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेक्शन इज दिस वन, ये आ गया। अरे मम्मी, अरे मम्मी, अरे मेरे मम्मी, बेटा उनसे पूछिए।
हम आई सॉल्व ओनली academic and मतलब module doubts and my book doubts. किसी और टीचर पे हम कभी नहीं बोलते. मम्मी से आप पूछ लीजिए. Next, duties with respect to audit of government companies. Duties with respect of audit of government companies. इधर देखो रे. आदित्य इधर देखो अभी. AB Limited है. They have called a general meeting to buy back shares. Or maybe to alter Mahua. Or maybe to alter Ahua. मतलब for any other purpose. General meeting का मतलब क्या होता है बेटा? AGM, EGM. कुछ भी बुला लो आप. ठीक है? तो बेटा मम्मी की उसमें बुक में ईमेल आईडी होता है, आप उनसे भी तो पूछो ना, मम्मी जी क्या है. इधर देखो अभी. अब जनरल सेक्शन क्या बोलता है? इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर, इट इज द राइट ऑफ द ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग. ठीक है, राइट है तो मैं छोड़ सकता हूँ, पर ड्यूटी तो मैं छोड़ नहीं सकता. करेक्ट, ड्यूटी तो मैं छोड़ नहीं सकता. अगर मैं कर दूं, छोड़ दूंगा तो ड्यूटी का हुआ क्या फिर? वो रेलेवेंस क्या हुआ ड्यूटी का? फिर आपको पेनल्टी लग जाएगी वहां पर. बराबर, आपने 146 कॉन्ट्रावेंट किया है. ठीक है, नाउ अब ध्यान से सुनना. अभी अब क्या है? इफ आई रीड 146, सर कंपनी ने जनरल मीटिंग बोला ये बायबैक करने के लिए, बायबैक करने के लिए. अगर 146 में देखते हो वहां पर सारा लिखा है कि ऑडिटर तेरा फर्ज से जाके जनरल मीटिंग अटेंड कर. अब मेरे को बता, बायबैक करने के लिए कंपनी ने जनरल मीटिंग बोला है, उसमें ऑर्डर का बैठ के मुजरा करेगा बैठ के वहां पर. बोलो ए मेंबर लोग मुझे जरा सा पेश कीजिए, ऑडिटर जरा नच के दिखा. तो अगर आप पढ़ेंगे 146 कैमरा, आप ऑडिटर कैमरा जरूरत नहीं है बेटा. कैमरा बाबू, कैमरा ऑन हो जा. अरे कैमरा बाबू, बाबू अरे ऑन हो जा यार. इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है तो यहाँ पर क्रैप. हेलो हेलो अल्फ्रेड चार्ली. बाबू चालू हो जा बाबू. सुनो अभी इधर. सो आपका उसमें कुछ काम नहीं है, आपको वही मीटिंग अटेंड करनी है, आपको वही मीटिंग अटेंड करनी है जहां पर आपके एफएस का काम हो, जहां पर ऑडिट रिपोर्ट कंसीडर हो रही हो. सो वहां पर अगर आप पढ़ोगे वहां पर क्लियर लिखा अनलेस अदरवाइज एग्जेम्प्टेड, अनलेस अदरवाइज एग्जेम्प्टेड, अनलेस अदरवाइज एग्जेम्प्टेड, अनलेस अदरवाइज एग्जेम्प्टेड. क्लियर? ठीक है. तो बेटा मम्मी की जो बुक कर, मम्मी से तो पूछो ना यार, बुक के पैसे दिए ना आपने उनको, उनका भी तो फर्ज है बताने का. Then duties of audit, duties with respect to audit of government company, very important guys. The auditor has to submit a copy of report to CAG. It shall include direction issued by CAG, actions taken thereon and impact. फिर important, within 60 days CAG have a right to conduct supplementary audit and comment upon a supplementary audit. But within 60 days, very important MCQ there. ठीक है. Then
Comments by CAG on report shall be sent to the company. Company shall also forward the same to every person entitled to copies of FS. तो members, auditors, official assignee, legal representative सबको जाएगा वहाँ पर. CAG को अगर लगता है तो वो टेस्ट ऑडिट भी कर सकता है अपने हिसाब से. सप्लीमेंट्री तो कर सकते हैं विदिन 60 डेज एंड टेस्ट अगर करना है तो वो भी कर सकता है. भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पीएससी ऑडिट के चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फिर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड नहीं पढ़ना चाहिए, नफरा नहीं पढ़ना चाहिए आपको. रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बहुत सिंपल है, अपन कर चुके हैं 143 बहुत बार कि ऑडिटर को जैसे ही फ्रॉड मिलता है, ठीक है, ऑडिटर को जैसे ही फ्रॉड मिलता है आप क्या करेंगे, ठीक है, आप जाके सबसे पहले रिपोर्ट करेंगे ऑडिट कमेटी को या बोर्ड को, ठीक है, वो रिप्लाई बैक करेगा विदिन 45 डेज. जैसे रिप्लाई आप भाग के जाएंगे किसके पास, सीजे के पास, विदिन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिप्लाई. ठीक है, क्या क्या लेके जाएंगे आप अपने साथ, रिपोर्ट बोर्ड का रिप्लाई एंड उस पर आपका क्या कमेंट्स है, उस पर आपके क्या कमेंट्स है. रिप्लाई नहीं आया, स्टिल द ऑडिटर हैज टू गो टू सीजी विदिन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ 45 डेज अलोंग विद द रिपोर्ट एंड द फैक्ट ऑफ नॉन रिसिप्ट ऑफ रिप्लाई. कौन से फॉर्म में बेटा रिपोर्ट करेंगे आप, अदिति 4 में. कौन से फॉर्म में, अदिति 4 में. अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया, अगर आपने सेक्शन 143 कॉन्ट्रावेंट किया, सो बेटा मिनिमम पेनल्टी 1 लाख, मैक्सिमम 25 लाख, मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 25 लाख, मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 25 लाख. अच्छा, क्या ये जो कॉन्ट्रावेंशन है कौन कर सकता है, सीए, सीएस, सीएमए. 143(12) कंप्लाई करेंगे ड्यूटी किसके ऊपर, सीए मतलब कौन, स्टार्ट ऑडिटर, सेक्रेटरी ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर, ब्रांच ऑडिटर. स्टार्ट ऑडिटर, सेक्रेटरी ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर, ब्रांच ऑडिटर, ये 4 लोग के रिस्पॉन्सिबिलिटी. सेक्शन नंबर कौन सा है, 143(12). ध्यान रखने मैंने राइटिंग ऐसे का आंसर ऐसे 240, कारो का क्लॉज नंबर 10, कारो 16 का क्लॉज नंबर 10 एंड 143(12) हमेशा कॉम्बो में चलता है, ये ठीक है. नेक्स्ट 145 साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. मैं सीए, मैं प्रैक्टिसिंग सीए, मेरे को साइन करना चाहिए. मेरा आर्टिकल था, मैंने बेटा तो साइन कर ले, नहीं चलेगा सर. अच्छा मेरा पार्टनर है वो साइन कर सकता है, मेरा पार्टनर वो साइन कर सकता है. कौन सा पार्टनर, प्रैक्टिसिंग पार्टनर. कौन प्रैक्टिसिंग पार्टनर मतलब कौन, जिसके पास सीओपी हो. सेक्शन नंबर कौन सा बेटा, वो 145 साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. 145 साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. देन 147 139 से लेके 146 की अगर कॉन्ट्रावेंशन होती है, मतलब पूरे सीरीज की अगर कॉन्ट्रावेंशन होती है, 147 के साथ पेनल्टी लगेगी कंपनी को, मिनिमम 25, मैक्सिमम 5. ऑफिस में सब कुछ एक 10,000 1 साल 1 लाख, 10,000 1 साल 1 लाख, ठीक है, ऑफिसर के लिए. अच्छा, अगर ऑडिटर ने कॉन्ट्रावेंशन किया, 139 अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट, 143 राइट्स एंड ड्यूटीज, 144 प्रोहिबिटेड सर्विसेज, 145 साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. ठीक है, अगर ऑडिटर ने कॉन्ट्रावेंट किया तो नॉर्मली 25 से 5, तो जो कंपनी वाला बेटा वही लगेगा 25 से 5 लाख के बाजू में क्या बोला है, और 4 टाइम्स द रेम्युनरेशन ऑफ द ऑडिटर व्हिच इज लेस, 4 टाइम्स द रेम्युनरेशन ऑफ द ऑडिटर व्हिच इज लेस. ध्यान रखना रेसिग्नेशन में मिनिमम के बाजू में वहां पर है जो व्हिच इज लेस करना है, यहां पर मैक्सिमम के बाजू में 5 लाख और 4 टाइम्स ऑफ द रेम्युनरेशन व्हिच इज लेस. चल तुमने जान पूछ किया तुमने, तो मिनिमम 50, मैक्सिमम 25 लाख और 8 टाइम्स द रेम्युनरेशन ऑफ द ऑडिटर व्हिच इज लेस. तो मैक्सिमम के बाजू में 25 लाख के बाजू में एंड जेल यात्रा 1 साल, जेल यात्रा 1 साल. चेतना संचेती से सब पेनल्टी का मतलब यस बेटा याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि एमसी की पैटर्न है तो आ सकता है अपने को. पूजा ऑब्वियसली यस, वो सब्जेक्ट टू 20 लिमिट्स. ध्यान रखना 2 सेक्शन डू नॉट मिक्स एट अ टाइम. वो हो गया वहां पर, यहां पर अलग है वो, फिर आप उसमें जा कंफ्यूजन हो जाएगा. बोला पार्टनर तो लेट्स लॉजिक करना, पार्टनर साइन कर सकता है क्योंकि वो सीओपी लेके बैठा हुआ है एंड दैट इज सब्जेक्ट टू 20 लिमिट. देन अच्छा, एडिशनल क्या लायबिलिटी बेटा आपको रिफंड करना पड़ेगा, जो नुकसान पहुंचा वो भर के दे दीजिए, वो भी देना पड़ेगा. आपने जो रेम्युनरेशन कमाया वो भी दे दीजिए, पेनल्टी लगेगी, साथ में साला रेम्युनरेशन भी जाएगा, साथ में तुमको डैमेज भी भर के देनी पड़ेगी. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट आंसर गाइस 148 कॉस्ट ऑडिट. बता दो क्या है कॉस्ट ऑडिट का, ध्यान रखना ये एमसीक्यू में आ सकता है बेटा. अपॉइंटमेंट कौन करता है, बोर्ड ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ ऑडिट कमेटी. अगर ऑडिट कमेटी है तो, ऑडिट कमेटी नहीं तो फिर कौन करेगा बेटा, बोर्ड करेगा. रेम्यूनरेशन रिकमेंडेड बाय ऑडिट कमेटी, अप्रूव बाय बोर्ड, रेटिफाइड बाय शेयर होल्डर्स. यहां पर फिक्स बाय बोर्ड एंड रेटिफाइड बाय शेयर होल्डर्स. ध्यान रखना अगर ऑडिट कमेटी है तो उसको घुसेड़ देने का, ऑडिट कमेटी पहला काम करेगी. ठीक है, पहला काम कौन करेगा, ऑडिट कमेटी करेगा. ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है. ठीक है, नाउ 148 में जो चीजें हैं आपको सेक्शन से नहीं पढ़नी होती, आपको खाली रूल्स पढ़ने होते हैं. 148 के रूल्स देख लीजिए. रूल 3 कहता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स. एक बार पहले सेक्शन स्क्रिबल कर लेते हैं फटाफट. देखो 139 टॉक्स अबाउट आने अपॉइंटमेंट, 144 जाना मतलब रिमूवल,
रिमूवल भी इसमें, रेसिग्नेशन भी इसमें, रिमूवल भी इसमें, रेसिग्नेशन भी इसमें। 141 क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, 142 रेमिनेशन, 143 मतलब 143 करना, 143 करना, कैसे करो 143 करना, मतलब वही 143 समझ गया होगा आपको। राइट भी है, ड्यूटी भी है, 143 करना आपका राइट भी है, ड्यूटी भी है। 144 प्रोहिबिटेड सर्विसेज, 145 साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, 146 राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग, राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग, 147 पेनल्टी, कैसे याद कर सकते हो, 447 फ्रॉड की पेनल्टी है, 147 कंपनी और ऑडिटर की पेनल्टी है। एंड लास्ट सेक्शन 148 आपका कॉस्ट ऑडिट, 148 कॉस्ट ऑडिट, ठीक है ना। 148 में क्या कहता है वो देखो, पहला है कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कॉस्ट रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड्स की बात कर रहा है। कॉस्ट रिकॉर्ड्स, अगर आप रेगुलेटेड में हो या फिर आप नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में हो, कोई भी सेक्टर में, या आप डोमेस्टिक कंपनी हो या आप फॉरेन कंपनी, कोई भी 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 सेक्टर में, इफ यू आर एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड योर ओवरऑल टर्नओवर फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ओवरऑल मतलब सब मतलब सब कुछ मिला मिलू के कितना हो गया बेटा आपका, मिनिमम 35 करोड़, मिनिमम 35 करोड़। तो आपको क्या मेंटेन करना है, आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। कॉस्ट रिकॉर्ड से एग्जाम्पशन किसको है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को एग्जाम्पशन है कॉस्ट रिकॉर्ड से। देन कॉस्ट ऑडिट, यहां पर सेक्टर विल बी इंपॉर्टेंट, चेक करो आप रेगुलेटेड सेक्टर में हो तो आपका इंडिविजुअल टर्नओवर शुड बी 25 एंड ओवरऑल टर्नओवर शुड बी 50। इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड सर्विस का टर्नओवर शुड बी 25 एंड 50 शुड बी ओवरऑल। अगर आप नॉन रेगुलेटेड हो तो यहां पर देखना आपको 35 एंड 100, 35 एंड 100, 35 एंड 100। तो आपको क्या मेंटेन करानी पड़ेगी, आपको कॉस्ट ऑडिट करवानी पड़ेगी, कॉस्ट ऑडिट करवानी पड़ेगी। कौन करेगा कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट अकाउंटेंट हु इज क्वालिफाइड एज पर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वही भाई कर सकते हैं हमारे, ठीक है। सो 25, 50, 35, 100 एंड रिकॉर्ड्स के लिए 35 है, ठीक है ना। कॉस्ट ऑडिट से जो एग्जाम्पशन है वो देख लीजिए यहाँ पर, कॉस्ट ऑडिट इज नॉट एप्लीकेबल टू अ कंपनी हुज रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट इज मोर देन 75% टोटल रेवेन्यू, किससे एग्जाम्पशन है, कॉस्ट ऑडिट से। नंबर 2 यूनिट इन एसईजेड, जैसे अंधेरी में सीप से अपना। नंबर 3 अ कंपनी हुज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर कैपिटल कंजम्पशन, इनको क्या है, भले टर्नओवर आपका मिलियन के पार हो गया होगा, आपको कॉस्ट ऑडिट से एग्जाम्पशन है, आपको कॉस्ट ऑडिट से एग्जाम्पशन है, ठीक है। देन व्हाट इज रेगुलेटेड, व्हाट इज नॉन रेगुलेटेड, खाली रीड करने का, कुछ ज्यादा काम का नहीं है। शुगर, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम, पेट्रोलियम गैस, ड्रग्स एंड फार्मा एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। देन नॉन रेगुलेटेड में लंबी लिस्ट है, जितना पढ़ लो उतना कम है, क्वेश्चन में बोलेगा स्पेसिफिकली, ठीक है। लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं, खाली रिकॉर्ड्स के लिमिट, ऑडिट की लिमिट एंड एग्जाम्पशन की लिमिट, वो याद रखना आप। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए फॉर्म नंबर है बेटा CRA1, मेंटेनेंस के लिए फॉर्म नंबर है CRA1, ठीक है। एग्जाम में जो आया था वो ये आया था कि आप कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं आपको, तो बताओ आप वो सर्टिफिकेट में क्या क्या लिख के देंगे, सर्टिफिकेट में क्या क्या लिख के देंगे। सो वो सेम पॉइंट है जो अपन CA के लिए बोलते हैं, वही कॉस्ट वालों के लिए बोलते हैं, वही सेम है, खाली उनका एक्ट चेंज हो जाता है। यहाँ पर कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंसी एक्ट 1959 हो जाएगा, उनके लिए ये एक्ट है बस, बाकी चारों पॉइंट सेम है। कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो, रिमूवल हो, रेसिग्नेशन हो, कुछ भी हो, फॉर्म नंबर है CRA2। बेटा कॉस्ट रिकॉर्ड CRA1 में होते हैं, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, कैजुअल वैकेंसी CRA2 में। कॉस्ट ऑडिटर बोर्ड को रिपोर्ट देगा, बेटा कॉस्ट ऑडिटर बोर्ड को रिपोर्ट देगा CRA3 में, कॉस्ट ऑडिटर बोर्ड को रिपोर्ट देगा CRA3 में। बोर्ड CG को देगा, बोर्ड CG को देगा किसमें, CRA4 XBRL में, बोर्ड CG को देगा CRA4 XBRL में। तो CRA1 इज कॉस्ट रिकॉर्ड्स, CRA2 इज अपॉइंटमेंट, रिमूवल, कैजुअल वैकेंसी, CRA3 इज बोर्ड CG को देगा, CRA4 XBRL, CRA4 XBRL बोर्ड CG को देगा, यहां पर ऑडिटर बोर्ड को देगा, यहां पर रिमूवल, अपॉइंटमेंट, कैजुअल वैकेंसी, यहां पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स। देन अदिति 1 इज अपॉइंटमेंट, अदिति 2 इज रिमूवल, अदिति 3 इज रेसिग्नेशन, अदिति 4 इज 4444 फ्रॉड्स, अदिति 4 इज 4444 फ्रॉड्स। हो गया अदिति 1, अदिति 2, अदिति 3, अदिति 4, CRA1, CRA2, CRA4 XBRL। Then next point is your relative, next point is your relative, दो साथ साथ। पहला कौन है बेटा, मेंबर्स ऑफ HUF, नंबर 2 हस्बैंड एंड वाइफ, तीसरा अदर्स। अदर्स में कौन देखोगे आप, पापास, मम्मास, ब्रदर्स, सिस्टर्स, सन्स, सन्स वाइफ, ठीक है, डॉटर, डॉटर्स हस्बैंड, सन्स, सन्स वाइफ, डॉटर, डॉटर हस्बैंड, ठीक है, डॉटर, डॉटर। बाकी सब जगह पर स्टेप है, बाकी सब जगह पर स्टेप इंक्लूडेड है एक्सेप्ट डॉटर, डॉटर के नीचे कौन है, डॉटर्स हस्बैंड। रिलेटिव कहाँ पढ़ना है बेटा, कहाँ काम आएगा, जब आप डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ते हो वहाँ पर रिलेटिव है तो वहाँ पर आपको काम आएगा। एंड विद दिस वी आर डन विद ऑडिटर्स ऑल्सो।
फिनिश। बताओ किसी को कुछ डाउट, कुछ पूछना है? कैसा लगा कैसा? पीएसयू करवाया आज, पीयर करवाया एंड ऑडिटर्स करा दिया। So I think we are done with 6 chapters. 3 हो रहा है रोज। So आपके स्लॉट में आप ऑडिट का रिवीजन डाल दीजिएगा 9:15 से लेकर 12:30 1 तक, यहाँ पर आए। थैंक्स दिव्यांग। एंड टुमारो व्हाट वी डू इज वी आर डूइंग LODR का वो मेंटी क्विज है कल, एंड देन आई थिंक कल बता दूंगा। फिर बाकी क्या बचा अपना इसमें से, NBFC बचा है, इंश्योरेंस बचा है, NBFC इंश्योरेंस रैप, तो वो अगले क्लास में होगा। कल 9:45 AM को ही मेंटी क्विज होगा। एंड कल मेंटी क्विज होगा, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। एंड आदित्य आई वुड आस्क, आप मैम को भी पूछिए कि ये इसका डाउट क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, पैसे दिए उनसे भी पूछिए। कल सेबी LODR लॉ एंड ऑडिट कंबाइन, कल उसका मेंटी क्विज है। हाँ नंबर 143 में है वो, IFC के वाले पॉइंट्स के और अदर्स के बीच में वो लाइन है वहाँ पर। एंड पूर्णिमा जी आप ऑलरेडी देखिए, मैंने सेशन बहुत सारे ले रखे हैं, अनअकैडमी ऐप पर भी है, आप जाके देखिए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे क्या मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं। देवदुलाल घोष, आप आई थिंक नए आए हैं पहली बार, पहले चैप्टर्स करेंगे हम लोग, चैप्टर्स पहले हम चैप्टर्स करेंगे, अभी स्टैंडर्ड देखेंगे बाद में। स्टैंडर्ड 25 मार्क का आता है वैसे भी, बाकी 100 मार्क, बाकी 100 मार्क चैप्टर्स होते हैं आपके, तो पहले चैप्टर्स करेंगे, ठीक है। सो कल मिलते हैं मेंटी क्विज पे। बाय गाइस, कीप फॉरवर्ड इन दिस लेक्चर, कीप फॉरवर्ड इन दिस लेक्चर टू ऑल द स्टूडेंट्स। यस, ये यूट्यूब पे रहेगा बेटा, ये नहीं डिलीट होता। अनुराधा गुप्ता किडनी भी ले लेना बेटा मेरा, इतना डाउट तो पहले महंगी वाली क्लास में भी नहीं पूछा होगा आपने। थैंक्स फॉर द लव गाइस, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय। चलते हैं, कल मिलेंगे मेंटी एंड संडे मंडे का प्रोग्राम है 9:45, यस टुमारो 9:45 AM। ये सुरजीता May 20 November 20 सब कुछ ऐप पर है, अनअकैडमी ऐप आप देख सकते हैं। बाय, टेक केयर।